देखना मैं सिम्पटम बता रहा हूँ ना, तो ये लिंक्डइन पे लोग देखेंगे तो देखेंगे उनको अपने से रिलेट करेंगे, कहेंगे वो ठीक है। तो फिर ये अवेयरनेस होगी, फिर वो शायद डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर रिकमेंड करे या जो मैं अभी जर्नी बताऊँगा शायद उसको फॉलो कर लें। एक चीज़ हमें बताई जाती है कि मेंस डोंट क्राई, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब आप क्राई भी नहीं कर सकते। जो हमारे व्हाइट कॉलर के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो ज़्यादा इसका इम्पैक्टेड है और मज़े की बात है कि उनको पता भी नहीं है। मुझे गर्दन में पेन शुरू हुई शदीद किस्म की और दाँत मेरे जुड़ रहे हैं आपस में बड़ी तेज़ी से, हाथ मेरे यूँ मुड़ रहे हैं। तो अब मुझे डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? सीट पे आके बैठा हूँ, मोबाइल रखा है, साथ मेरी टीम बैठी हुई थी, बात करना शुरू हुई एंड नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर आई वाज़ इन नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस। आज से कोई 23 साल पहले जो मैंने गलतियाँ की थी, आज मैं उनको भुगत रहा हूँ। यहाँ पे एक टैबू है, यहाँ मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, ये लोग पागल समझेंगे। उस टैबू में मैं भी था। अगर आपका मैनेजर टॉक्सिक है ना, तो डेफ़िनेटली आप डिप्रेशन में हैं। जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचा हूँ तो मैंने व्हाट्सएप देखा तो मुझे लगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसका तो दिवालिया निकल गया। मैंने अपना एक सीक्रेट एक बंदे पे ट्रस्ट करके बताया एंड ही बिट्रेड मी। कंपनीज़ जो है ना वो अपने आप को कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, तो बन के दिखाएँ। अपनी लाइफ़ के अंदर आप अपने जो लव्ड वन्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। मैंने अपने ऑफ़िस वालों को कहा हुआ है, मेरे एचआर को भी पता है, मेरे बॉस को भी पता है कि हारिस थिएटर करता है। तो किसी भी डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त है कि आप ये चीज़ें सिखाएँ ताकि हम मेंटल पे जो हेल्थ को भी प्रमोट करें और हमारे जो आगे मेंटल पेशेंट सब कम से कम हों। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम हाज़िर हुए हैं आपके पास। टॉपिक बहुत मज़े का है कि डिप्रेशन इन आईटी प्रोफेशनल्स। और हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग आईटी इंडस्ट्री, तो ज़्यादातर एक डिबेट होती है कि पूरा डिस्कशन इसके अराउंड होती है कि सक्सेसफुल कैसे होना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है और ग्रोथ कैसे होगी, कहाँ पहुँचना है, ये सब बातें तो होती हैं। लेकिन अलोंग द वे एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पीछे रह जाता है, जो स्ट्रगल करता है और बहुत से पर्सनल इश्यूज़ डील करने पड़ते हैं जिन पे अक्सर बात नहीं होती। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। उनकी कोई तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा को 22-23 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का और एक बड़ा ही स्टैंडर्ड उनका पाथ है जिसमें जो कि एक्चुअल नेचुरल पाथ होता है कि आप ग्रेजुएट करते हो, कंपनीज़ में जाते हो, जॉब करते हो, अपने नए रोल्स में जाते हो, सीनियर रोल्स में जाते हो, फिर मैनेजर रोल पे जाते हो, लीडरशिप पे जाते हो और उसके बाद आप जो है ना एक सक्सेस अपनी जो है ना वो फ़ील करते हो। तो सारे फेजेस से गुज़र के एक बंदा जो है ना वो किन मराहिल से गुज़रता है और किस तरह के माइंडसेट को उसको डील करना पड़ता है और किस तरह के पर्सनल इश्यूज़ पे जो है ना उसको पर्सनल इश्यूज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ही हैज़ स्ट्रगल बिग टाइम डिप्रेशन और डिप्रेशन के फेज़ से वो कैसे गए उसमें और कैसे उसमें से निकले। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस एपिसोड से बहुत से लोग रिलेट कर पाएँगे जो कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इनके एक्सपीरियंस से शायद उनको हेल्प हो और वो भी अपनी उन मसाइल को हल कर सकें। सो हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं आज उनका नाम है हारिस मसूद साहब और ये प्रोग्राम मैनेजर हैं सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी में। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और थोड़ा-सा हमें बताइएगा। पहले हम जानना चाहेंगे आप ग्रेजुएट कब हुए, कहाँ से हुए और कैसे आपकी जर्नी जो है ना वो फ़ॉर्म की गई? जी, मैं 2002 में यूएमटी से ग्रेजुएट हुआ था एंड उसके बाद फिर मैं मल्टीपल कंपनीज़ में पाकिस्तान में ही कराची में कुछ अर्सा काम किया है, 3 साल और उसके बाद लाहौर आ गया क्यूआरएमडी, नेक्स्ट 3 इयर्स वहीं पे गुज़ारे। देन आफ्टर स्विचिंग फ्यू मोर कंपनीज़ मैं नेटसोल जॉइन किया, वहाँ पे मैंने काफ़ी लंबा टाइम गुज़ारा है और देन आई मूव्ड फ्यू इयर्स बैक अबाउट 4 इयर्स बैक मैं सिस्टम जॉइन किया एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, नाउ प्रमोटेड टू प्रोग्राम मैनेजर। ज़बरदस्त। तो ये मेरा टोटल 23 इयर्स प्लस इयर्स का करियर हाइलाइट्स। तो आपने बताया कि यू हैव गॉन थ्रू अ फेज़ ऑफ डिप्रेशन एंड देन यू कम आउट सक्सेसफुली एज़ यू कॉल योरसेल्फ अ सर्वाइवर ऑफ डिप्रेशन। तो बताइएगा क्या रीज़न बनी डिप्रेशन की और फिर कैसे आप उसमें से बाहर निकले? अच्छा, डिप्रेशन के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है डिप्रेशन है होता क्या है? क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली डिप्रेशन को डिप्रेशन की बीमारी ही नहीं समझते और थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं वो हैं ये हैं कि अबाउट दुनिया की ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10% जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन का शिकार है और जिनमें से ज़्यादातर को पता ही नहीं है वो डिप्रेशन है। पाकिस्तान के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में से 24 लाख एक फ्लाइट सा फिगर जो है वो पता है हमें वो पेशेंट हैं और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली
उसको कवर करने के लिए थेरेपिस्ट ही नहीं है। यानी अगर आपको 25,000 या 5,000 यानी 5,000 से 25,000 पेशेंट्स के लिए 5 थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। जिसकी रीज़न के और ज़्यादातर वो जो लोग मैं बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। तो डॉक्यूमेंटेड अभी आई थिंक 24 लाख के 24 लाख के करीब हैं और अनडॉक्यूमेंटेड तो अभी अगर आप उसमें ऐड कर लेंगे तो बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी थी। तो इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे व्हाइट कॉलर के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो ज़्यादा इसका इम्पैक्टेड है। और मज़े की बात है कि उनको पता भी नहीं है कि ये है। मतलब मैं एग्जांपल अपनी दूँगा कि मुझे किस तरह पता चलना शुरू हुआ कि मैं पहले मुझे एंग्ज़ायटी, मैं दिल करता था मैं मीटिंग से बाहर चला जाऊँ, मीटिंग में पार्टिसिपेशन छोड़ दूँ, बाहर चला जाऊँ। मैं खुली आवाज़ में हवा में जाके बैठूँ। थोड़ी देर बाद वापस आया था, साँस में रुकना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे साँस का इश्यू है। मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, मुझे कहते हैं ठीक है आपकी सैचुरेशन सही है, ये ठीक है, ये दवाएँ खाएँ, मैं कुछ दिन का ठीक हो पाए। फिर उसके बाद मुझे जो और शुरू हुआ तो मुझे मैदे में तकलीफ़ शुरू हुई बदहज़मी वगैरह, एसिडिटी बढ़ना शुरू हुई। मैदे के रेज़िक वगैरह खाना शुरू की, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ही वही नहीं थी। फिर म यानी एक माइग्रेन स्टार्ट हुआ, माइग्रेन होता स्टार्ट हो गया, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। घंटों-घंटों छोड़े दिनों तक चल रहा है। तो उसके लिए क्या करता था कि डॉक्टर के पास जाता था, हॉस्पिटल जाता था, वो एक आईवी इंजेक्शन दे देते थे, ठीक हो जाता था। तो अब ये सारे सिम्पटम मैं बता रहा हूँ, उनमें कहीं भी आपको नहीं दे रहा कि ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन का है या आपके सोच का है। अब वो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर माइग्रेन के जो डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रिगर करेंगे, आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है? तो नॉर्मली मैं देखता था कि जब कोई मीठा खा रहा होता था मैं या फिर किसी स्ट्रेस में सिचुएशन में कोई हीटेड आर्गुमेंट हो रहा तो मुझे शुरू ये ट्रिगर कर जाता था, तो मुझे बैक ऑफ करना पड़ता था। इस तरह की सिचुएशन होती थी, उससे बचने का तरीका। तो इसके सिम्पटम्स हुए बहुत सारे और कई लोग होते हैं कि उनको किसी होपलेसनेस आ जाती है। वो कहते हैं कि जी अपने आप को गिव अप कर देते हैं। कोई कहते हैं कि ठीक है, वो यानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कई वो बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, काफ़ी सारे सिम्पटम्स हैं। और जो सबसे जो यानी एक एडवांस स्टेज में आता है तो वो सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारे काफ़ी सारे आप लोग देखेंगे कि सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे आपका रॉबर्ट विलियम्स सुसाइड बाय हैंगिंग। हमारी अपनी इंडस्ट्री के माइट्यून्स ऐप वाले लीड प्रोग्रामर था वो, कमिटेड सुसाइड जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेज है और अगर आप देखें सर्वाइवर्स, नोटेबल सर्वाइवर्स में आप जिम कैरी, हैरिसन फोर्ड, इन्होंने भी सर्वाइव किया है। तो अब हम जो बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जर्नी की, तो मुझे इस तरह जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स होना शुरू हो गए, तो अब देखें जब आप एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी, मैं अभी अगर कंपनी चला रहा हूँगा, तो मेरे पे मैं एम्प्लॉइज़ रखूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉइज़ मेरे 100% तो डिलीवर करें मुझे, अगर 100 नहीं तो 80% डिलीवर करें। लेकिन एक डिप्रेशन पेशेंट हो, जिसका दिल नहीं लग रहा काम में, वो चीज़ें भूल रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा, वो काम के बीच में लैपटॉप बंद करके साइड पे जा रहा है, तो उसकी वजह से बिज़नेस इम्पैक्ट हो रहा है। तो एज़ अ मैनेजर, एज़ अ लीडर मैं उस बंदे को रिप्लेस करने के बारे में सोचूँगा या उसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन लूँगा। और जब मैं नेगेटिव परसेप्शन लूँगा तो फिर मैं उसके उसको उसके हाल पे छोड़ दूँगा या उसके लिए और मुश्किल ऐसी ऐसे इन अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ऐसे काम करूँगा कि वो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो वो ही हुआ तो होता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने इस तरह करना शुरू किया, यानी मेरे सिम्पटम आना शुरू हुए, मैं काम में थोड़ा मेरा लैग्स आना शुरू हुई, क्योंकि जिस जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं आईटी में, हमें तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है और मैं मैनेजरियल रोल में था उस टाइम, तो मुझे तो हर वक़्त ऑन द टोज़ रहना चाहिए, जबकि वो ऐसा मैं कर ही नहीं पा रहा। रीज़न क्या है कि मेरा माइंड मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं करना भी चाह रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा। उससे क्या होता था कि बॉस की झाड़ भी पड़ती थी मुझे और वो मुझे कहते थे अपने आप को इम्प्रूव करो, टाइम भी दिया, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रॉब्लम मेरी स्किल में नहीं थी, मेरी विल में नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी उसकी उस वक़्त कैपेसिटी मेरी वीक हो रही थी। इन द एंड हुआ ये कि वो मसला बढ़ता गया क्योंकि बॉस ने तो काम लेना है, उसने प्रेशर डालता रहा, टीम का प्रेशर था, कस्टमर का प्रेशर था। वो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पैनिक अटैक्स हुए। अब पैनिक अटैक्स की डेफिनिशन क्या है? पैनिक अटैक्स ये है कि मैं काम कर रहा हूँ, अचानक मुझे एंग्ज़ायटी शुरू हो गई है, क्या हो रहा है? मैं अच्छा एंग्ज़ायटी हुई, थोड़ी देर बाद मुझे नमनेस शुरू हुई। अब ये सिम्पटम्स जो है, ये मुझे लग रहा है वो मुझे मुझे क्या पैरालिसिस तो नहीं हो रहा? मुझे गर्दन में पेन शुरू हुई शदीद किस्म की और दाँत मेरे जुड़ रहे हैं आपस में बड़ी तेज़ी से, हाथ मेरे यूँ मुड़ रहे हैं। तो अब मुझे डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? उस डर की वजह से होता है ये पैनिक, मैं भागता हूँ वहाँ से, काम-वाम छोड़ता हूँ। अच्छा, वहाँ पे कंपनी के स्टाफ हैं, दोस्त हैं मेरे, मेरे क कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो वहाँ पे मुझे कहते हैं, "ठीक है, आज घर चले जाओ।" ठीक है, घर चले जाते हैं, लेकिन बात ये है कि वो दिमाग तो मेरा वहीं का वहीं बैठा हुआ है ना। वो नहीं, वो क्या करते, डॉक्टर के पास जाते थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के इंजेक्शन दिए, नींद का इंजेक्शन दिया, सुला दिया।
लेकिन वो चीज़ नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज हुई थी, नेक्स्ट स्टेज हुई कि जब ये एंग्ज़ायटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स बढ़ते चले गए, तो कस्टमर की तरफ से भी कंप्लेंट्स आना शुरू हुई। जब कस्टमर की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, तो फिर कंपनी को भी पेन हुई। कंपनी का, नहीं भी हमारा तो ये नाम खराब हो रहा है, हमारा एक फ्लैगशिप कस्टमर है, आप उसके साथ ये इस तरह कर रहे हैं कि आप उसकी मेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उनकी तरफ से एक प्रायोरिटी 1 इश्यू आया हुआ है आपको और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, एसएलए आपका ब्रीच हो रहा है। तो वो अपनी जगह सच्चे थे। उन्होंने और अब की बार उन्होंने ज़रा पुशबैक ज़्यादा मारा, थोड़ा-सा उन्होंने थ्रेटन भी किया। थ्रेटन का मतलब ये है कि भई हमारे साथ अगर ये नहीं हुआ तो हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे। दे वर राइट, अगर मैं उनकी जगह था शायद मैं भी यही करता। क्या हुआ उसके बाद? फिर अब मैं नेक्स्ट लेवल पे एक स्टेप और चढ़ चुका हूँ। मुझे आज भी याद है कि व्हेन दैट वाज़ डिसेंबर 2019 एंड ही इज़ मैं एक हीटेड आर्गुमेंट जिसमें मैंने खाली सब चीज़ों पे उन्होंने मेरे सामने कहा कि हारिस ये आपके फॉल्ट हैं और मैंने कहा कि ओके, आई एग्री। अब मैं आया हूँ एक 40 प्लस ईयर्स का आदमी, एक उठा उठा है और हमें एक चीज़ हमें बताई जाती है कि मेंस डोंट क्राई, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब आप क्राई भी नहीं कर सकते, आपने प्रेशर कुकर अंदर रखा है, सीट पे आके बैठा हूँ, मोबाइल रखा है, साथ मेरी टीम बैठी हुई थी, बात करना शुरू हुई एंड नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर आई वाज़ इन नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस। ओह हो, अच्छा। तो उन्होंने छुट्टी दी मुझे 4-5 दिन की, वापस आया हूँ। देन अगेन few weeks after same panic attacks lead to nervous breakdown, बेहोश। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप इलाज करवाएँ, रिपोर्ट सारी सही आ रही है क्योंकि मसला उसका नहीं है। आप ये देखिए कि मसला नहीं है। मैं यहाँ पर 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपकी बात से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अगर प्रेशर नॉर्मल था या एक्सपेक्टेड होता है जो आप कह रहे हैं सारी लेवल 1 टिकट्स हैं, प्रायोरिटी 1 वो तो करनी होती है, एसएलए भी एक प्री एग्रीमेंट होता है सारा। आपके ख़्याल से क्या कोई इंसान की अपनी बायोलॉजिकल ये कंडीशन होती है कि वो उतना प्रेशर मेंटेन डील नहीं कर पा रहा या ये ओवर प्रेशर इंसान आज की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का प्रेशर जब पड़ता है यानी क्यों आप डिप्रेशन में चले इसको जाते हैं? थोड़ा-सा मैं और पीछे ले जाता हूँ। श्योर। व्हेन आई वाज़ यंग किड, तो फैमिली में कोई डेथ होती थी, कोई फैमिली के मेंबर की जिसको मैं देखता था कि कोई बच्चा या बड़ा जिसके हू लॉस्ट हिज़ फादर हुँ, हुँ। स्पेशली, मैं अपने फादर के साथ बहुत अटैच था। तो एक खौफ से बैठता था मैं कि अगर मेरे फादर की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? मेरे फादर बहुत ट्रैवल करते थे आउट ऑफ स्टेशन, तो जब तक वो घर वापस नहीं आ जाते थे ना, मैं मुझे आज भी याद करता हूँ कि मैं दरवाज़े पे खड़ा रहता कि अब्बू कब आएँगे? अब एक खौफ मेरे दिमाग में बैठ चुका है वो। इन 2002 व्हेन आई ग्रेजुएटेड, फ्यू मंथ्स आफ्टर माय ग्रेजुएशन, उनको एक अटैक हुआ और वो उसके बाद उनको किडनी फेलियर की तरफ चले गए। वो उसका 6 साल तक उन्होंने डायलिसिस उनके हुए हैं, 6 साल बाद उनकी डेथ हो गई। ऑन दैट डे 2008 24 दिसंबर 2008, एक मेरे ज़हन में जो एक बचपन का खौफ था ना, वो ख़त्म हो गया उस टाइम, कि अब तो जो जिससे जिससे मैं डर रहा था वो ख़त्म हो गई। मेरा लेकिन उससे पहले जो मैंने वो जो अपनी लाइफ़ के 29 ईयर्स गुज़ारे थे ना, वो इसी खौफ में गुज़ारे थे। सेम आपका ये सवाल है कि प्रेशर की कैपेसिटी। अब मैं अगर आज में देखा जाए, मैं आज 5 साल पहले जितना प्रेशर ले रहा था, उससे डबल ट्रिपल मैं सब प्रेशर अपने पे लेके बैठा हूँ, बट स्टिल आई एम सही ओके। है। वो आपके थ्रेशोल्ड चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी किस चीज़ से आपका एग्रीवेट किससे कर रहा है। अब वो डिप्रेशन हुआ, उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता भी सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता। तो वो डिप्रेशन मुझे अगर मुझे एक दफ़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कई दफ़ा आप भी हम लोग गुस्से में होते हैं, इसलिए हम एज़ अ मैनेजर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टीम मेंबर्स को या अपने किसी भी के साथ ऐसी बात ना करूँ जो कि उसकी ईगो को हर्ट करे या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दे। अब जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक दफ़ा चीज़ हर्ट हो जाती है ना, जो मेरा अपने साथ ये हुआ था कि एक दफ़ा मेरे नए नए मैनेजर आए, उन्होंने मुझे एक चीज़ पे हिट किया। मैं उनकी एक वो इनके ईगो प्रेशर के अंदर आ गया और वो प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो गया कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे, मैं अगर अपनी बात सही भी होती ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि सर ये नो यू आर रॉन्ग सर, या माय पर्सपेक्टिव डिफरेंट, मैं अपना पर्सपेक्टिव ही नहीं बताता। वो उसकी वजह से होता था कि वो मैं खामोश हो जाता था, वो समझते थे कि हाँ, ये अपनी गलती मान रहा है, इसका मतलब है ही इज़ रॉन्ग। उनका पर्सपेक्टिव मेरे मुतालिक ये होगा, ये हारिस इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग, और मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि भाई व्हाट ही इज़ सेइंग ही इज़ राइट। तो वो प्रेशर जो है, वो इम्बैलेंस जो है ना, वो बढ़ता गया। तो आप जो कह रहे थे ना कि प्रेशर ये अब वो प्रेशर इम्बैलेंस, ये अगर मैंने पहले फर्स्ट डे मेंटेन किया होता, तो शायद ये इस सिचुएशन तक मैं जाता भी ना। एक 1 जी। मसलन एक और चीज़ है कि हम लोग जो है ना, टाइमलाइन्स के बारे में, जो आईटी वाले जो ख़ास तौर पे टाइमलाइन्स और क्वालिटी, जब डेवलपर होते हैं, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं और यही प्रेशर हम लोग लेते हैं। और इस प्रेशर को हम, कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेशर अच्छे हैंडलर होते हैं, वो उसको हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो उस वक़्त वीक होते हैं।
वो प्रेशर ले लेते हैं। मतलब कस्टमर में पीएम आके मुझे कहे कि हारिस ये काम हमें, मैं डेवलपर कहे हारिस ये काम 2 दिन में करके देना है। आई नो कि ये 4 दिन का काम है। ओके फाइन। मैंने ये अपनी पहली जो लाहौर में पहली जॉब थी मेरी, उसमें मैंने कई दफ़ा ये प्रेशर लिया है। मैंने कहा हारिस ये करना है? कहा ओके ठीक है। उस वक़्त मैं यंग था, एनर्जेटिक था। मैंने कहा ठीक है। जहाँ पे 8 घंटे का ना, वहाँ पे 12-13 घंटे लगा के कर लेते थे। वो गलती करते हैं हम लोग। ये डेवलपर्स को मैं आज भी अपनी मेरी टीम में डेवलपर कहता हूँ कि एक काम अगर 5 घंटे का है तो 5 घंटे में ही होगा। 5 के 6 हो सकते हैं, 5 के 15 नहीं हो सकते। आप 5 को अगर आप ये इस चक्कर में हो के 15 घंटे लगा के काम रातें लगा के कर लूँगा, आई एम श्योर आज से कोई 23 साल पहले जो मैंने गलतियाँ की थी, आज मैं उनको भुगत रहा हूँ। तो मैं अपनी टीम के जो भी नए बच्चे आते हैं, जो मेरी ये हमारी कंपनी में मेरे इंटर्न्स आते हैं या कोई नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि अगर आप लेट नाइट्स के और इन चीज़ों के लिए आप रेडी हो ना, तो यू हैव चोज़न द रॉन्ग प्रोजेक्ट एंड द रॉन्ग प्रोग्राम, क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता। हाँ, 5 घंटे जो आपने मैंने मुझे कहे 8 घंटे का दिन है, उसमें 8 घंटे आपने करना है, उसमें फुल करें। 9वाँ घंटा जस्ट एन्जॉय योर लाइफ़। तो ये चीज़ गलती जो हमने पहले से शुरू दिन से करते आ रहे थे, ये एग्रीवेट हुई है, ये एक दिन में नहीं होता। तो जो आपका सवाल है कि कितनी प्रेशर, अब देखिए मैं प्रेशर में एक लेवल होता है, मेरा प्रेशर का लेवल कुछ और है, आपका कुछ और है। आपको भी पता है मैं कहाँ पे ब्रेक होऊँगा, मुझे भी पता है मैं कहाँ पे ब्रेक होऊँगा। दूसरा दूसरा सवाल ये इससे मुताल्लिक जो आपने बताया अभी कि आपको जब ये मसाइल पेश आ रहे थे, तो डॉक्टर्स को ही आप कह रहे हैं डायग्नोज़ नहीं कर पाते और प्लस जो आपकी टीम है वो इतने सीवियर सिम्पटम्स देखने के बावजूद उसको उल्टा ये होता है कि वो कहते हैं वो यही देख रहे होते हैं कि यार ये क्यों नहीं कर पा रहा। छुट्टी तो वो दे देते हैं, लेकिन छुट्टी क्या काफ़ी थी, नहीं थी? तो इसमें आप कैसे कमेंट करेंगे कि वो डॉक्टर्स को क्यों नहीं सम डॉक्टर्स तो पढ़े होते हैं सारे, जी, वो फिर भी दवाइयाँ दूसरी देते जी। हैं, डिप्रेशन को क्यों नहीं डायग्नोज़ करते? डिप्रेशन डायग्नोसिस जो है ना, असल मसला ये आता है यहाँ पे हमारे पे, जो कि डॉक्टर्स हमें देख कहते हैं, मुझे डॉक्टर ने कई दफ़ा कहा अच्छा। कि हारिस आप जाएँ डिप्रेशन, मुझे कहता है मुझे डिप्रेशन ही नहीं थी, डिनायल में था मैं। मुझे कहते हैं कि आप हमारे ऑफ़िस में डॉक्टर होते थे, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हारिस यू शुड कंसल्ट सम साइकियाट्रिस्ट। यहाँ पे एक टैबू है, यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, ये लोग पागल समझेंगे। हुँ। उस टैबू में मैं भी था। मैंने 3 साल में से अगर डिप्रेशन की जर्नी मैंने सही देखी जाए, जो कि मैंने मुझे पहला साल तो मैंने डिनायल में रहा हूँ। मेरा अपना ही दोस्त है, ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, और एक दिन मेरी वाइफ़ ने कहा कि चलो उसके बाद उस्मान से मिलने जाते हैं। मैं गया, तो उसने जो बातों-बातों में मेरी वाइफ़ को कहा कि इसकी जॉब छुड़वा दें आप, इफ यू अच्छा, वांट योर हस्बैंड अलाइव। अच्छा। तो ये तो माने की बात, जब मुझे 3 मुझे 2 या 3 हुँ, मैं नर्वस ब्रेकडाउन में झेल चुका था। तो मेरी वाइफ़ ने कहा, मैंने कहा कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? दिस इज़ द वन और मेजर पॉइंट। हम सैलरीड क्लास लोगों का, एम्प्लॉयड लोगों के, यार अगर मैं जॉब खत्म हो जाएगी तो मैं बच्चे कैसे, अपने घर कैसे चलाऊँगा? मेरे बच्चों की एजुकेशन और उधर से एक्सपेंसेस कैसे मैं मैनेज करूँगा? ये खौफ है। और ये खौफ भी देखें, ये एक एक फैक्टर खौफ हो गया, एक फैक्टर आ गया कि आपकी अपनी पर्सनल नेग्लिजेंस, और तीसरा डिनायल। ये 3 फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्लब हो रही हैं। आप परेशान भी हैं, आपको पता भी है, अब आपको जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं कि आपका वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ईटिंग डिसऑर्डर भी हो गया है, स्लीप डिसऑर्डर भी हो गया है। आप फिज़िकल वर्क भी कोई नहीं कर रहे, आप ऑफ़िस जाते हैं, एक रोबोट की तरह काम करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, खाना-पीना आपका कोई रूटीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लब कर रहे हैं, और आप इनकी वजह से जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। लेकिन रूट कॉज़ वहीं पे ही है कि आपका माइंड जो है, वो मास्टर ऑफ़ द बॉडी है। मैं अब इसकी मास्टर ऑफ़ द बॉडी वाली बात आपको भी जो अपनी रिकवरी जर्नी है ना, उसमें बताऊँगा। हाँ। अच्छा, दूसरा जो मैंने कहा कि अब वो जो रिस्पॉन्स मिलता है एनवायरनमेंट में मतलब आप मतलब बात ये है कि देखा जाए तो हमारी जो कौम है वो ज़्यादातर एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस से, एक ही तरह के प्रेशर, एक ही तरह की स्ट्रेस से गुजर रही होती है। न्यूज़ में भी जो आता है, घरों में भी एक तरह के झगड़े और प्रेशर्स होते हैं। कल्चरली हमारे अंदर काफ़ी कॉमन चीज़ें होती हैं सबकी। तो अगर हम कहें 2% लोग या 1% लोग या 10% लोग अगर इसका शिकार हैं, तो बाकी जो नहीं हो रहे इसका शिकार, आपके ख़्याल से आपके कॉलीग्स भी तो थे, वो भी उस प्रेशर में ही होते होंगे, आप पे कुछ ज़्यादा तो नहीं पड़ता होगा प्रेशर। तो वो डिफ़रेंस किस बात से आता है? क्या कोई लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं या कुछ वही जैसे मैंने कहा कि कुछ थ्रेशोल्ड्स ऐसी हैं कि वो कुछ को हिट होती हैं, बाकी लोग को बचते रहते हैं जी, जी। उस एनवायरनमेंट से? बिल्कुल, एक तो सेंसिटिविटी की तो बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सेंसिटिव होते हैं। कुछ होते हैं जो कि दे नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट।
फिर जो आप कह रहे हैं कि जो 10% की बात कर रहा हूँ, उनमें से वो भी हैं जिनको हो भी रहा होता है, वो उसको रियलाइज़ डिनायल में होते हैं, ये पता नहीं चलता। इग्नोरेंस जिसे कह सकते हैं, वो भी होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैं जब कंडीशन होती है, तो कंपनी कहती है कि ठीक है, कि सिंपैथी तौर पे ठीक है, कुछ 5 दिन की छुट्टी दे दो, 5 दिन के लिए घर पे चला जाएगा या आराम करेगा, रेस्ट करेगा, ठीक होके आ जाएगा। लेकिन उनको बैक ऑफ द माइंड कहते हैं कि अगर ये इसी पोज़ीशन पे लेट्स से ये माइनस हो जाता है, ये बंदा आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है, क्या हमारे पास बैकअप है? वो आपका बैकअप तैयार करना शुरू कर देते हैं साइलेंटली। अब बैकअप अब आपको पता ही नहीं चलता कि एकदम अचानक वो रिप्लेस कर देते हैं। यानी जिस प्रोजेक्ट पे मैं था अबाउट 7 एंड हाफ ईयर्स प्रोजेक्ट पे काम किया है और अचानक वन डे मैं अपने भाई की छुट्टी में मैंने एनुअल लीव ली। उन्होंने कहा ठीक है ले लें, बड़े खुशी से मैंने एनुअल लीव हालाँकि मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हो सकता है एनुअल लीव भी तो आराम से कैसे दे रहे हैं? नहीं तो पहले तो मैं मिन्नतें करता था छुट्टी देने को तैयार नहीं होते थे। ओके एनुअल लीव मैंने बड़ा खुश हुआ मैंने कहा कहते 5 दिन की छुट्टी आपने माँगी आपकी आपकी न नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर में कितनी छुट्टी होंगी चलो 5 दिन की और ले लो यार 10 दिन। मैं बड़ा खुश यार चलो बाय 10 दिन की छुट्टियाँ मैं वर्क से। 10 दिन में वापस आया तो मेरा जो मेरे में जो बंदा मुझे रिपोर्ट करता है टीएल वो पीएम था और मैं एकदम मुझे समझ लें कि ओएसडी बना के रख दिया। वो 1 साल था मेरी लाइफ़ का जो कि और तकलीफ थी। अच्छा उसका नुकसान और हुआ मुझे। एक बंदा जो एक बड़े मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो और अचानक उसको एक आप दे दें कि एक जूनियर पीएम का असिस्टेंट बना के रख दें कि भई आपकी मुझे कहा कि आप क्यूए की तरफ चले जाएँ, आप क्यूए में ले जाएँ, आपका पीएम बनना आपका रोग नहीं है, आप तो पीएम का प्रेशर नहीं ले रहा तो आप क्यूए बन जाएँ। अब एक बंदा डेवलपर माइंडसेट का बंदा जो सारी द 10-12 साल डेवलपमेंट की हो और उसके बाद एलिवेट करके पीएम बनना और उसे कहें दोबारा क्यूए पे चले जाओ तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था। मैंने कहा कि चलो मैं इस कंपनी में नहीं आऊँगा, अगली कंपनी में जाऊँगा, मैं क्या कहूँगा मैं पीएम था फिर क्यूए बना अब आया हूँ। मैंने कहा मेरे तो अगला करियर भी तबाह हो जाएगा। सारी ज़िंदगी का ठेका थोड़ी लिया हुआ था मैंने। मैं बड़ा परेशान मैं कहा मैंने कहा मुझे ले ऑफ कर दें आप इससे बेहतर। कहते हैं ले ऑफ हम करेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। आप अपने अपने आप को रिवाइव कर लें, हम आपको और दैट वाज़ वेरी गुड थिंग जेस्चर उस टाइम। हालाँकि वो चाहते तो मुझे ले ऑफ कर सकते थे क्योंकि उनके पास सॉलिड ग्राउंड थे उस टाइम, बट उन्होंने नहीं किया। अब 1 साल जो है ना मैं बिल्कुल ये वो टाइम है जब कोविड भी अपना पीक पे पहुँच चुका था। फिर मैंने उससे पहले एक ट्रेनिंग हुई जो मैं जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं ये कि उससे पहले सिम्पटम्स बता देता हूँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया। सिम्पटम्स क्या होते हैं कि जो कि नॉर्मल हर हाँ, बहुत डेवलपर को, ज़रूरी है कि हर कैसे पीएम को, पता होना हर चाहिए। क्यूए को, हर एक को मिलते हैं। वो ये होता है कि देखें मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ। अब मीटिंग जिस तरह आपकी होती है लाई डिटेक्टर मशीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो कोई ख़ास चीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई आर्टिफ़िशियल कुछ भी नहीं है। वो आपकी बॉडी के साथ इलेक्ट्रोड्स फिट कर देते हैं, आपकी ईसीजी कर देते हैं, आपका सब ब्रीथिंग पैटर्न देखते हैं। जब सच बोल रहा होता है तब ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल होता है, जैसे ही झूठ बोलता है वो ऊपर-नीचे रहता है। तो इसी तरह इसका तरीका ये है कि आप अपने आप को एक टेस्ट से गुज़ारें कि अगर आपको ये फ्राइडे को आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इसलिए कि मैं अपने कोलीग्स की, अपने बॉस की, अपने क्लाइंट की शक्ल और उसकी आवाज़ नहीं सुनूँगा ना इन 2 दिन, तो आप बड़ा इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर आप ये देखें कि अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी ख़ास बंदे या किसी ख़ास मीटिंग में जाने से पहले आपको अम, यहाँ पे मैदे के अंदर कुछ फ़ील होता है कि समथिंग्स फ्लाइंग जैसे कहते हैं कि अगर अदबी ज़माने में बात करें बटरफ्लाइज़ फ्लाइंग फ़ील हो रहा है? अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है जाने से पहले आप कहते हैं यार मीटिंग किसी ना ये पोस्टपोन हो जाए, कैंसल हो जाए। नॉर्मली स्टेटस मीटिंग में ऐसे ही होता है। मैं भी स्टेटस मीटिंग में जा रहा था, मेरी टीम भी आती है, तो मुझे पता है ऐसा होता है। तो अगर होता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर आपको काम करते-करते आपको दिल करता है कि बस बंद करो जस्ट क्विट सब एवरीथिंग इसका मतलब है कि आप फर्स्ट स्टेज पे हो। और यही टाइम होता है जब आप इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। मेडिकेशन तो बहुत दूर की बात है ना, मेडिकेशन पे तो बहुत सारे मसले हैं। फिर सेकंड स्टेज में होता है कि आप मीटिंग्स में, कॉल्स में आप रिएक्टिव हो जाते हो। हुँ, रिएक्टिव नहीं, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप रिएक्टिव होके ठीक है साहब आप कह रहे हैं कि इस साइड चल पड़ो, आप उस साइड पर बढ़ते हैं, इस साइड चल पड़ो, उस साइड चल पड़ते हैं। आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सिम्पटम। दूसरा ये है कि आप खाने-पीने में आपका मसला हो रहा है। आपको मैदा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ख़ासतौर पर सुबह उठते हैं आपको मुँह कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। आपको रात को सोते में आपकी आँख खुलती है और आप एकदम बड़े घबराहट होती है आपको। आपको दिल करता है कि यार मैं यहाँ पे खाऊँ मैं। आप उठना चाह रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे होते। स्लीप पैरालिसिस भी इसको कहते हैं। आपको रात को उठ के भूख लगती है नींद में। आप उठते हो, आप देखते हो आपको शदीद भूख लग रही होती है। आप उस टाइम पे कुछ नहीं ख़्याल करते, आप फ्रिज खोलते हैं, ठंडी चीज़ निकालते हो, माइक्रोवेव में नहीं जाते आप बस कुछ नहीं मिलता आप च चीनी फाँक लेते हो, दही खा लेते हो। मैंने ये सब काम किए हैं। तो इस तरह की सिम्पटम्स हैं। सबसे बड़ा आपको इस दूसरा ये है कि हाथों में सुन्न-मुन्ना, झनझनाहट, इस तरह ये आपको फ़ील हो रहा है कि ये इस तरह हाथ काँप रहा है। कई दफ़ा आपको फिर अब आपका हाथ मेरा स्टेडी है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा होगा मेरा हाथ काँप रहा है। आपको खुद फ़ील हो रहा है कि मुझे क आपको
अपने बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब बच्चों की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, अब बच्चों से आप इरिटेट हो रहे हो, बीवी बच्चों से इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है और गुस्सा आ रहा है लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो इसका एक एक्सरसाइज़ मैंने क्या करता हूँ, वो मैं अभी बताऊँगा कि कि एक्सरसाइज़ क्या करता हूँ मैं इस तरह की कंडीशंस और तो ये कुछ ये सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स हैं। नींद आपको बहुत डिस्टर्ब है, आपकी नींद आपको सोते हुए बहुत बिल्कुल अच्छा, इसका कोई एज के साथ भी लिंक है कि मतलब इस सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब मे बी 20s में आप नेचुरली इतने स्ट्रांग होते होगे, आप अर्ली फर्स्ट 5-7 इयर्स ऑफ करियर में शायद सब कुछ निकाल लेते हो। लेकिन व्हेन यू गेट टू दिस एक्स मतलब इयर्स 9, 10, 8 प्लस फिर ज़्यादा प्रोन टू दीज़ थिंग्स। ये वैसे पहले ये कंसेप्ट था कि एज के पता था। अभी देखें कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था कि 10% जितनी अगर अगर 10 बंदे हैं, तो 10 में से 5 बंदे हैं जबकि वो अंडर अंडर 20 हैं और अंडर 30 हैं और बाकी 5 जो हैं यानी बराबर-बराबर ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरा अपना एक कज़न है, ही इज़ मच यंगर देन मी, यू नो अबाउट 12 टू 13 ओके 15 इयर्स यंगर देन मी और वो बहुत सीवियर डिप्रेशन का शिकार है। इवन कि वो मेडिसिन पे है। तो ऐज का इसमें है नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके साथ क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत हैं इसके, बायोलॉजिकल भी हैं, आपकी किसी मेडिसिन से एलर्जिक भी हो सकते हैं और लेकिन जब वो आपको डॉक्टर बताता है ना कि आपको ये मसला आ गया है, आप क्या कहते हो, यार मैं नहीं मानता ये। मुझे डॉक्टर ने मेरे ब्लड प्रेशर के डॉक्टर ने मुझे 10 दफ़ा कहा है, हर विज़िट में, कहता है आप ये साइकियाट्रिस्ट से मिलें। मैंने ज ये इस बात का रियलाइज़ मुझे अच्छा मज़े की बात है कि एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं कि आपका मैनेजर आपका बेस्ट थेरेपिस्ट, आपका थेरेपिस्ट से ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ़ में। हुँ, तो अगर आपका मैनेजर टॉक्सिक है ना, तो डेफ़िनिटली आप डिप्रेशन में हैं। पहला साल जो था ना, वो जो मैं बता रहा था कि मैं डिनायल में था, मैं अपने अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी पर्सनल लाइफ़ भी बहुत शैटर्ड हो चुकी थी कि मुझे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कि मैं तंग आके मैंने छुट्टियाँ प्लान की और दैट वाज़ इन नॉट 2018 7 इयर्स बैक मैं छुट्टियाँ प्लान की और मैंने चला गया कश्मीर। अब कश्मीर में सिग्नल्स तो आते नहीं हैं, तो जब मैं कश्मीर में गया तो वापस आए हैं, जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचा हूँ तो मैंने व्हाट्सएप देखा तो मुझे लगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसका तो दिवालिया निकल गया ब क्यों? क्योंकि मैं नहीं था, इतनी एस्केलेशंस आई हैं, सब कुछ हुआ। हालाँकि मैं अप्रूव छुट्टियों पे गया हुआ था। मुझे यानी मुज़फ़्फ़राबाद से मैं आई रिमेंबर इट फॉर 13 अगस्त 2018 और 14 अगस्त की छुट्टी थी, 14 अगस्त को मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, 15 अगस्त की सुबह मैं लाहौर के लिए निकल रहा था और मोटरवे में मैंने कॉल्स ली हैं। एंड एट दैट टाइम दैट वाज़ माय पीक ऑफ द डिप्रेशन जब के मैंने गाड़ी चला रहा था मोटरवे मैंने अपने फैमिली मेरे साथ बैठी हुई थी तो मैंने अपने जिनसे कॉल करा था मैंने कहा सर चूँकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे ब्लूटूथ पे मैंने कॉल अटेंड की हुई है, तो प्लीज़ इसका मतलब ये है कि प्लीज़ बी जेंटल टू मी। बच्चों के लिए आपका जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक हीरो होते हैं, उनको लगता है कि यार ये सुपर हीरो हैं, दे आर सुपरमैन या एंड आई वाज़ ड्राइविंग एंड एक बात हुई मैं भी आई वाज़ थिंकिंग टू आंसर मैं क्या आंसर करूँ इतनी देर में उनसे इतना सब्र नहीं है। ही स्टार्ट शाउटिंग एट मी एंड ये कि हारिस आप क्या करते हो? आपको ये नहीं पता, ये नहीं चाहिए, आप छुट्टियों पे क्यों चले गए? आपने अप्रूवल नहीं लिया हुआ। यानी उनका भी प्रेशर था आई नो और वो फट पड़ा और उसके आधे घंटे बाद हमारी कस्टमर ने कॉल दी उसी एस्केलेशन पे। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपने बच्चों के सामने ऐसा ड्रॉप हुआ कि मैं लाहौर जिस तरह पहुँचा ना कि हम 4 लोग थे गाड़ी में और भेरा से लेके लाहौर तक नो वन इवन टॉक टू मी इवन कि आपस में ही बात नहीं की। ओह! और आधे घंटे के बाद जो हमारी कस्टमर से कॉल हुई थी उसी में और मैं कस्टमर से बात की कस्टमर से मैंने कहा कि ये मसला था जिसकी वजह से हमने ये डिलीवर नहीं किया और ये मसला आपकी टीम को हमने एस्केलेट किया हुआ था। सम एफटीपी इश्यूज़ तो कस्टमर ने कहा ये मेरे नोटिस में है बट व्हाई इतना बड़ा हाई लेवल में मीटिंग करने की ज़रूरत क्या थी? तो यानी वो एग्ज़ैक्टली छोटा-सा मसला था, राई का पहाड़ जैसे बना वो बन गया। तो ये मेरे पीक ऑफ द डिप्रेशन था। अब ये देखें ना कि जो आप कई बातें मैं मुझे भी गुस्सा आता है। मैंने अपने एक बॉस से ही इज़ नाउ इन कॉन्फिस मैं नाम भी ले लेता हूँ एहसन फ़ियाज़ साहब। ही इज़ एन मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि बड़ी स्ट्रेस सिचुएशन होती थी, बट एहसन साहब जो है ना, वो बड़े कामली आराम से मामले को अगर कोई और होता ना तो वो उस वक़्त शॉटिंग पे शुरू होता, वो शॉट नहीं करते थे। लेकिन एहसन साहब जो है ना, बड़े तरीके से वो बात करते थे। तो मैंने सीखी और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि जो इसका वैसे इलाज क्या है? मतलब एक तो हम बात करते हैं कि क्योर या उस तरह की डायग्नोसिस करके क्योर करना, वो नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं, तो एक तो ये कि अपना इलाज करवाइए, एक तो ये आंसर मुझे लग रहा है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इलाज भी नहीं करवा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो छुट्टी भी इसका हल नहीं है, जॉब भी नहीं छोड़ सकते और कंपनी भी जो है ना, वो भी आपको कैसे चलाए क्योंकि आप तो एक सिचुएशन में आ गए हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके ख्याल से वे फॉरवर्ड क्या होता है? जैसे उन्होंने कहा जॉब छोड़ दो, डॉक्टर ने कहा जॉब छोड़ दो, वो तो एक सरफेस लेवल पे तो ये लगता है, तो एक डीपर लेवल पे तो वो नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते। तो आपके ख्याल से ऐसी सिचुएशन में फिर अगर इलाज का पाथ हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर इलाज नहीं करवा रहा तो फिर कंपनी को क्या फायर कर देना चाहिए? आपको रिज़ाइन करना चाहिए या क्या? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? जो अभी स्टेटस की बात करें तो 44 बिलियन डॉलर्स जो है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से कंपनीज को लो प्रोडक्टिविटीज के इश्यूज आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो कंपनीज को ये ना, कंपनीज जो है ना वो इमोशंस में नहीं चल रही होती हैं, वो चल रही होती है बिजनेस पे। तो अगर देखा जाए तो एक हेल्दी एम्प्लॉय ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। एक मशीन है, जैसे लेट्स से मशीन है आपकी, ये माइक है, अगर काम नहीं हेल्दी है, काम कर रहा है, आप इधर रखेंगे, नहीं करेगा तो आप सही, इसको रिपेयर करो, जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक आप उसको यहाँ पे नहीं लाएँगे। बिल्कुल सही। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी होता है। लेकिन चूँकि हम ह्यूमन्स हैं, हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पे भी एक लेवरेज देनी चाहिए। तो जो सबसे पहला जो है ना हमें मैंने भी एक गलती की मैंने। ये गलती, और मैं ये बड़े ओपनली बताता हूँ गलती मैंने क्या की। जब ये मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन मसला शुरू हुआ है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ। तो आई टॉक टू माय हेड कि सर मेरा ये मसला है। मैंने कहा ओके ठीक है, आप कंटिन्यू करो और हम आप पे वर्कलोड थोड़ा कम कर देते हैं। दैट उन्होंने ये मुझे फैसिलिटी दी। अब मसला वर्कलोड का नहीं था, मसला कुछ और था। मसला ऑर्गेनाइज़ेशनल था। वन डे मीटिंग में था मैं और मुझे अच्छा उस वक़्त मुझे एक अजीब-सा माइग्रेन ट्रिगर भी होता था। माइग्रेन ट्रिगर होता था, मुझे लगता था कि बस सब कुछ में तारे ब्लर है। मीटिंग थी, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और सामने वो जो प्रोजेक्टर पे मुझे जब कलर बड़े जल्दी शिफ्ट होते थे ना, मुझे उससे माइग्रेन ट्रिगर हुआ। मैंने यूँ हाथ रखा और उसके बाद मुझे चक्कर इतना शदीद आया कि मैंने उठ के चला गया। मैंने वहीं पे मैसेज किया अपने बॉस को कि सर मैं जा रहा हूँ। वो मीटिंग वहीं पे खत्म हो गई है और वहाँ पे मेरे एक बेस्ट फ्रेंड भी बैठा हुआ था। तो मैं घर चला गया। उबर करके गाड़ी तक मैंने ड्राइव करने के पीछे मैं घर चला गया। मैं अगले दिन ऑफ़िस आया हूँ तो कहते हैं, "हारिस यू आर अ कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट?" मैंने कहा, "यस आई एम।" तो उस टाइम का टाइम है जब मैं साइकियाट्रिस्ट का टैबू मेरे दिमाग पे सर पे सवार था। मैंने कहा, "व्हाट हैपेंड? हू टोल्ड यू?" कहते हैं, "आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग और इट वाज़ डिस्कस के अगले 10 मिनट ये डिस्कशन हुई है कि हारिस साइकियाट्रिस्ट है और हारिस है।" तो अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक अजीब-सा ना वो फीलिंग आ रही है कि हर बंदा मुझे डिफरेंट, अब वो देख भी ना रहा हूँ ना रहम की निगाह से, मुझे फीलिंग आना शुरू की कि यार ये क्या हो गया? मैंने अपना एक सीक्रेट एक बंदे पे ट्रस्ट करके बताया एंड ही बिट्रेड मी। तो उस टाइम पे मैं 1-2 इमोशंस मेरे पास इकट्ठे चले, एंगर प्लस अ, सॉरो। मैं चला गया एचआर के पास। अब एक और मसला आता है कि जो हमारी कंपनीज़ को, जब मैं अब एक बात करना चाह रहा हूँ कि अब हमारी कंपनीज़ को क्या करना चाहिए? कंपनीज़ जो है ना वो अपने आप को कहते हैं इक्वल अपॉर्च्युनिटी एम्प्लॉयर, तो बन के दिखाएँ। पावरफुल के लिए अलग कानून और उसके लिए उन्होंने जब कहा कि यार एक पावरफुल के बाद हारिस एक पावरफुल की कंप्लेंट लेकर आया है। नहीं, हारिस यू आर रॉन्ग। ये चीज़ एग्रीवेट की हुई है और ये इसके बाद ही मुझे पैनिक अटैक्स जो है ना मेरे सवेर हो गए। तो अब आते हैं इस तरफ कि ये पैनिक अटैक्स की सिम्पटम मैंने बात कर ली हमने। अब आते हैं कि सो मैं आपकी जस्ट टू कंक्लूड यू आर सेइंग कि जब तक वो बंदा नहीं अपने डायग्नोसिस और उस पे चल रहा, तो एक तो कंपनी को चाहिए कि वो इस बात को एक्नॉलेज करें कि अगर कोई ऐसे सिम्पटम्स शो कर रहा है तो उन्हें फैसिलिटेट करें। और उस फैसिलिटेशन में मेरे ख्याल से एक ये है कि उनके उनके सीक्रेट्स उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख़्याल रखें और प्लस उन्हें मे बी इलाज की तरफ तरग़ीब दें, मोटिवेट करें और हेल्प करें कि और क्या जी, कर जी, सकते हैं वो। बिल्कुल कर सकते हैं और ये इसके लिए सेशंस होते हैं। देखिए बड़ी कंपनीज़ में क्या छोटी कंपनी में अब आजकल अब ज़माना वो नहीं रहा कि ये इस तरह के सेशंस का कंपनीज़ में होने चाहिए। अब देखें टेक्निकल ट्रेनिंग एजाइल की ट्रेनिंग हम कराते नहीं हैं, एआई की नहीं कराते, तो क्या हम मेंटल हेल्थ की नहीं करा सकते? अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको छोटी देता हूँ कि हमारी इसी कंपनी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक हेल्थ पे ट्रेनिंग की थी, हेल्थ सीरीज़ शुरू की थी। तो उसमें एक सेशन था जी के ब्रेन स्ट्रोक्स के पे की सिम्पटम्स। तो उन्होंने सेशन दिया हमें ब्रेन स्ट्रोक का कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और इसका रेमेडी क्या होती है। अब वो दिमाग में मेरे बैठ गया। अ, 2-3 साल पहले की बात है कि मेरी बहन और मैं घर पे थे, तो मेरी बहन ने कुछ सिम्पटम्स शो किए और मुझे लगा ये इसे इसको स्ट्रोक हो रहा है। विदिन 15 टू 20 मिनट्स में उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको इंजेक्शन मिल गया। शी सर्वाइव्ड। अब आज वो शी इज़ लिविंग अ वो वेरी वाक़ई हैप्पी। वही था। एग्ज़ैक्टली स्ट्रोक था उसको, फ़ालिज का अटैक हो रहा था। तो ये देखें कंपनी ने अगर मुझे ट्रेनिंग ना दी थी, तो मेरे ज़हन मुझे पता भी नहीं चलता, जब सब कुछ बिगड़ जाता तब हम जाते, तब तक कुछ भी नहीं होता। इसी तरह मेरी मदर इन लॉ को जब स्ट्रोक हुआ तब भी मुझे पता चल गया।
घर में सब लोग थे, उनको नहीं पता था। मैं पहुँचा, मैंने फ़ौरन शक्ल देखी, मैंने बोला, "इनको तो स्ट्रोक हो रहा है।" फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया, लेकिन तब तक क्योंकि उनको पता नहीं था, जिन लोग साथ थे, उनको ये हो गया, नाउ शी इज़ बेडरिडन। तो ये इस तरह के मेंटल अवेयरनेस सेशन होने चाहिए सही। अपने ऑफिस कंपनीज़ में। देखना, मैं सिम्पटम बता रहा हूँ ना, तो ये लिंक्डइन पे लोग देखेंगे, तो देखेंगे, उनको अब अपने से रिलेट करेंगे, कहेंगे ओह! ठीक है। तो फिर ये अवेयरनेस होगी, फिर वो शायद डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर रिकमेंड करे, या जो मैं अभी जर्नी बताऊँगा शायद उसको फ़ॉलो कर लें। फिर आपका कैसे आप फाइनली फिर वो जर्नी कैसे स्टार्ट? जर्नी ऐसी हुई कि फर्स्ट ईयर जो मुझे बता रहा था कि मैं डिनायल में रहा हूँ। बल्कि 2 से ज़्यादा काफ़ी अर्सा मैं, अगर मैं कहूँ तो 2-3 साल में डिनायल में रहा हूँ। तीसरे साल मैं, जब मुझे उन्होंने ओएसडी बना दिया था और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की ने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की, हुँ। माइंड मास्टरी के नाम से। वो एक जापानीज़ एक मेथोडोलॉजी थी। उसके अंदर एक जुमला था जो कि मुझे क्लिक कर गया। कहते हैं कि एक हाथी होता है, वो कई टन वज़न में होता है। लेकिन उसका जो महावत होता है ना, वो हार्डली 50-60 लोग होता है। लेकिन हाथी उसकी उँगली के इशारे पे चल रहा होता है। इवन उसको रस्सी भी, अब देखें, हाथी को रस्सी नहीं बंधी होती। हुँ। हाथी सिर्फ़ इस तरह हाथ पे इशारा, डंडा भी नहीं होता उस बंदे के हाथ में। तो इसकी वजह ये है कि हाथी का दिमाग जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उस महावत का दिमाग स्ट्रॉन्ग है। वो अपने दिमाग से इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर सकता है, तो हम अपने दिमाग से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट काइज़न है, वो टेक्निक ऑफ द काइज़न, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा माइंड मास्टरी, कि किस तरह आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, माइंड को किस तरह करना है, अपने माइंड को कैसे करना है, कि माइंड को कैसे ट्रेन करना है, ट्रेन योर माइंड जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी, और उन्होंने ट्रेनिंग के बाद कहा कि आप मुझे इसका फीडबैक दें मुझे। तो ट्रेनिंग मैं गया, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा, सर मैं जो है ना, इसको फीडबैक फ़ौरन नहीं देता, जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स। मैंने स्पिट मास्टर जो उनकी टेक्निक पे है, मैंने आपकी चीज़ें की कि किन चीज़ों से मुझे तकलीफ होती है, मैंने लिस्ट डाउन करना शुरू किया है। मुझे जिस चीज़ पे गुस्सा आता था, अब मुझे किसी पे गुस्सा आया, मतलब कि कम कंपनी में बात हुई, एस्केलेट कोई गुस्सा आया, मैंने उसको जवाब देना है। मैं उसको वर्बल जवाब नहीं दूँगा, मैं एक बड़ी गंदी सी मेल लिखूँगा, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना मर्ज़ी गुस्सा हूँ ना, अगर मुझे इस वक़्त गुस्सा आ रहा है, तो मैं घर उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने उस लेवल, क्योंकि मेरे गुस्से ऐसा की सज़ा मेरे बच्चे और मेरी वाइफ़ ना हों। मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स करने का तरीका ये है कि मैं उसके खिलाफ एक बड़ी तपी हुई मेल लिखता हूँ। उसमें टू में उसको भी डालता हूँ, सीसी में किसी और को भी डालना डाल देता हूँ। उसको क्रॉस करता हूँ, ड्राफ्ट में रखता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ। फिर उसको 3-4 महीना पढ़ता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे गलत था। हाँ, अभी मैं गलत था। तो यहाँ पे मैं सही होता हूँ, तो वहाँ पे करना सही था। बट इन एनी केस मैं अपना जो प्रेशर है ना, वो निकाल देता हूँ। तो अपने प्रेशर को, एनर्जी को वेंट करें। अगर वेंट नहीं करेंगे तो वो कहीं न कहीं से तो निकलेगा। वही आप कभी पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी अटैक्स दिखते हैं। सेकंड चीज़ जो तो वो भेजते नहीं मेल फिर? हाँ, मैं कभी नहीं भेजता। अच्छा। अभी भी मेरे पास ड्राफ्ट में काफ़ी सारी मेल्स पड़ी होती हैं, और कभी-कभी जब मैं एन्जॉय कर रहा होता हूँ ना, मैं 4-4, 4 5-5 मतलब पुरानी मेल्स भी पढ़ता हूँ। ठीक है? सेकंड एक चीज़ है कि आप अपने अंदर अपनी कोई एक हैबिट ऐसी बना लें, जो कि आपको रिलैक्स करे। कोई भी हो सकती है। तो मेरे एक दोस्त थे क्योरंडी में, तंज़ील अशफ़ाक़ साहब। वो बड़े अच्छे राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि हारिस, तुम्हारी वर्डिंग बहुत अच्छी है, तुम लिखना शुरू कर दो। मैंने लिखना शुरू कर दिया। आज से कोई 5 साल से मैं लिख रहा हूँ। आर्टिकल्स मेरे डेली उर्दू कॉलम्स पे, हम सब पे मैं लिखता। तो ये जर्नी भी मैंने वहाँ पे पब्लिश की हुई है, तो अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकता है। तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने जब लिखना शुरू किया ना, तो मेरा माइंड रिलैक्स होना शुरू हुआ। अब मैंने दिन में 1 घंटा ना अपने लिए रखा हुआ है। मैं 1 घंटा अपने लिए कुछ चीज़ सोचता हूँ, लिखता हूँ। प एक आर्टिकल लिखने में मुझे कोई एट लीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो 1 घंटे डेली की एफर्ट है। तो इस तरह मैं आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने वो जब मैं उस कंपनी में था, मैंने जब डिप्रेशन में देखा, तो मैंने कहा, गलती मेरी कहाँ पे है? मेरी गलती ये थी कि मैंने अ, इम्बैलेंस किया। अगर कोई बंदा मुझे पुश कर रहा है, तो मैं पुश होता जा रहा हूँ। मुझे उसको एक टाइम पे आके एक कॉल देनी चाहिए, जिसे आप अच्छे वर्ड में शट अप कॉल कहते हैं। मैंने उसको रोकना चाहिए कि सर, दैट्स दैट्स द वे, यू आर क्रॉसिंग योर लाइन। मुझे अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है। एक तो ये था, अपनी बाउंड्रीज़ बना लें। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लें। मसलन आप ये कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं 9 टू 6 काम कर सकता हूँ। अगर आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम 9 टू 6 है, आफ्टर 6 आप काम ना करें। लेकिन वो 9 टू 6 जो है ना, वो आपने फिर टोटल काम को देना है। ये नहीं करना कि आपने 10-12 सिगरेट ब्रेक्स लेनी है, 5-6 आपने कॉफ़ी ब्रेक्स लेनी है, लंच पे गए हैं तो 2 घंटे बाद आ रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो फिर 9 टू 6 नहीं, फिर आपने फिर 9 टू 9 ही करना है। अगर आप ये नहीं करना तो फिर 9 टू 6 करें। अपनी रूटीन बना लें। अपनी लाइफ़ के अंदर आप अपने जो लव्ड वन्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। हुँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला ने जन्म जगह दे। वो फ़ास्ट में होते थे, और मैं उनको तकरीबन 25-26 साल से जानता हूँ। तो उनके और इंतहाई शरीफ आदमी थे, और जब वो, यानी उनकी
मेरे वालिद साहब, जब मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड जाना था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, थाईलैंड नहीं भेज रहा तुम्हें। कि मैंने कहा कि अबू जाने दें कैसे, कब नहीं आनी, थाईलैंड कोई जगह है जाने की। तो मैं उनको लेके गया, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि फ़िक्र ना करें काजी साहब, आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी है कि इसको हम भटकने नहीं दूँगा। जितना 3-4 महीने में थाईलैंड रहा, उन्होंने फुल मुझ पे नज़र रखी। इनके साथ, लेकिन वो बंदा वर्कोहॉलिक था। उनकी डेथ हुई है, सडन हार्ट अटैक, आज से 1 साल पहले। और वो हार्ट अटैक के बाद, यानी जिस दिन उनकी डेथ हुई है, दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्होंने कंपनी ने नया बंदा हायर कर लिया। लेकिन उनके बच्चों के लिए नया, उनका बाप नहीं आ सकता। तो ये चीज़ प्रायोरिटी रखें। आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखें, जहाँ पे आप थक रहे हैं, आप टेक अ ब्रेक। 20-20-20 रूल्स आपको पता होता है कि 20 मिनट्स के बाद या 20 सेकंड्स के लिए आप रिलैक्स करें। उस 20-20 रूल को आप फॉलो करें। रिलैक्स 20 सेकंड्स को लेके, आँखों को रिलैक्स देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लैपटॉप से इधर रख के इधर देखना शुरू कर दें, इधर देखना शुरू कर दें। तेज़-तेज़ आँखें ब्लिंक करें। साँस की एक्सरसाइज़ लें कि आप एक पेपर बैग लें और उसमें साँस रख के यूँ ते ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्योंकि होता ये है कि ऑक्सीजन लेवल जो है ना, पैनिक अटैक कब होते हैं? हम ज़्यादा कम ऑक्सीजन लेते हैं, ज़्यादा एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। जब स्ट्रेस में होते हैं, आप तेज़-तेज़ साँस लेते हैं, ये हाँफते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। और वो जब होती है कि वो चैनल तो एक ही है निकलने का, तो वो ऑक्सीजन इनहेल बढ़ रहा हो ज़्यादा हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है अंदर है। उसकी वजह से कोई केमिकल्स बनते हैं जो कि आपके मसल्स को स्टिफ करते हैं, आपकी और ये जैसे-जैसे इसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो करें। दूसरी ये है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रहा है। मतलब वर्क फ्रॉम होम में मैं जब था, तो मैंने अपना वज़न तकरीबन 8 केजी गेन किया है। कि मैं सुबह के वो उठता था, काम किया, वहीं से काम करके वहीं पे लेट गया। बीच में वो जो मील्स की, कॉल्स की, वहीं पे लेट गए। जब मुझे याद है कि जब कोविड चल रहा था, मैं कॉल्स करता था, मैंने घर में गद्दा बिछा था, उसी पे काम कर रहा था, उसी पे लेट के मैंने कॉल किया। मुझे याद है कि मैंने 2-3 महीने से लेट के काम किया है। बहुत थोड़ी देर के लिए उठा हूँ। वज़न मैंने बहुत बढ़ाया है, वज़न ना बढ़ने दें। अपने हर 6 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ब्लड शुगर ये चेक कराते रहें। क्योंकि हमारी आईटी इंडस्ट्री में यंग एज में डेथ्स, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स बढ़ते जा रहे हैं और यही है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। हम मानते नहीं है स्ट्रेस लेना। पहले तो ये सबसे पहला स्टेप यही है, सबसे पहला जो लॉक है ना, वो खोलना है कि आपने करना कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि मुझे डिप्रेशन, और इस बात को दिमाग से निकाल दें। जी, देखिए इसका तो एक आसान सा तरीका है ना कि अगर थोड़े बहुत सिम्पटम्स हैं तो एक किसी को दिखा दिखा दें। हाँ, अगर वो कह साइकियाट्रिस्ट देता है तो मान लें बात उसकी। हाँ। मान लें, ये ना कहे कि डिनायल में रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मेरी पर्सनल एक छोटी-सी इसमें मुझे जो फीलिंग आई है वो ये है कि इसमें ना ओपिनियंस का भी फ़र्क हो जाता है। सो मैंने कुछ ऐसे सिम्पटम्स मुझे भी फ़ील हो रहे थे, तो मैंने एक जगह मैं जाता हूँ वहाँ डॉक्टर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ना एक साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड करती हूँ, तो आप उनको दिखाएँ। अब वो साइकियाट्रिस्ट से मेरी फ़ोन पे बात हुई। पहले तो उन्होंने जो मेरा तिया-पांचा किया ना 20-25 मिनट में वो बातें पूछ ली कि जो मुझे शर्म आ रही थी बताते हुए। वो पूछते ही बिल्कुल। और उसके बाद जब वो मैंने बातें बताई तो उन्होंने मुझे ना एक मेडिसिन डायग्नोज़ कर मतलब रिकमेंड कर दी कि आपने ये खानी शुरू कर दें और फिर आप 3-4 दिन के बाद मेरे पास आएँ। मुझे नाम भूल रहा है उस मेडिसिन का, बड़ी फ़ेमस सी है जो कि शायद नहीं खानी चाहिए, बाद में पता लगा। अब मैं तो चूँकि इतनी सॉलिड ग्राउंड मुझे मिली थी और मैंने तो एक दफ़ा खा भी ली वो पहले दिन और वो नींद भी उसमें मुझे बहुत आई और फिर अगले दिन मैं बड़ा रिलैक्स तो मैं फ़ील कर रहा था, ये पक्की बात है। लेकिन मुझे कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा था कि यार ये कुछ ना मैंने बल्कि बड़ी अच्छी मिसाल उसकी मैंने अपनी वाइफ़ को बता रहा था कि मुझे लग रहा है कि वो सारे ख़्याल अभी भी मेरे दिमाग में हैं जो आते हैं। लेकिन पहले ये था कि वो जैसे लगता है वो मेरे ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, अब वो बाहर सामने मेरे सोफ़े पे बैठे हुए हैं और चुप करके मुझे देख रहे हैं वहाँ से। वैसे ही तो मैं उनको देख रहा हूँ, ये मुझे कुछ कह नहीं रहे, हैं वहीं पे सारे। लेकिन वो उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर जब दोबारा कुछ लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार ये आप मेडिसिन ना करें। आप इसको ये करें, अपनी स्लीप ऑर्डर मतलब और तरीके अपनाएँ और मैंने फिर वो किए थोड़े से तो वो आई फेल्ट बेटर। तो वो मुझे लगा कि यार वो मुझे गलत डायग्नोज़ तो एक चीज़ ये भी डर लगती है कि जो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएँगे तो उस जैसे आपने कहा ना कि मैदे वाले के पास जाएँ तो मैदे की दवाई दे देगा, उसके पास जाएँगे वो दवाई तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो वो तो आपको दवाई दे के भेजेगा। और उसके अलावा एक और भी बड़ा फैक्टर हो जाता है ना कि आपकी बड़ा अच्छी एग्ज़ाम्पल लगी, वो ख़्याल सामने आके बढ़ जाते हैं। और ये बड़ी सही होता है, क्योंकि होता तो क्या है, अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट से बात करेंगे ना, तो वो एक एक जवाब बड़ा अच्छा देगा। क्या आप मुझसे पूछेंगे कि आप ड्रग्स क्यों लेते हैं या सब्सटेंस क्यों अब्यूज़ करते हैं? कहता है जितनी देर मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ ना, उतनी देर मैं गम को भुला देता हूँ। हुँ। तो ये दवाएँ होती हैं ना, ये वही करती हैं।
अब जब तक आपकी दवा का असर है तब तक आपको वो चीज़ वो सोचे तंग नहीं करेंगे, लेकिन जब दवा का असर उतरेगा फिर वो याद आएगा। अब चूँकि आपने उसको इतनी देर उनको रोक के रखा है ना, जब वापस आएँगे या देखेंगे बच्चा है, आपको तो बच्चे को आप 2-4 दिन कमाने से दूर रख के चीज़ें देने के आप पे छलांग मारेगा, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टी से आपके पास आएँगे। तो इसका तरीका यही है कि पहला तो यही है कि आप पहला तो डोर ये लॉक करें अनलॉक करें कि मैंने ये काम करना है, मैंने इससे जान छुड़ानी है। जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे ना, फिर आपको आएगा कि अब सवाल है कैसे? हुँ, कैसे बड़ा सिंपल सा है। कैसे ये है कि आपने अपनी लाइफ़ को डिवाइड करना है। ये टाइम मेरा है, ये टाइम मेरी फैमिली का है, ये ऑफ़िस का टाइम है और ये इस टाइम जो मैंने काम करने हैं ना, इसमें मैंने यही करना है। हाँ, अगर नहीं हो रहा ना, लेट्स से मैंने आज 10 मेल्स का रिप्लाई करना है, मैंने 10 में से अगर 8 का भी कर लिया ना, फाइन। क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज़ किया ना कि 1 टू 8 1 टू 10 में किया तो आखिरी 2 वही होंगी जो कि एटलीस्ट उस टाइम पे कंपैरेटिवली लेस प्रायोरिटी होगी। तो 8 कर ली। लेकिन आप यही स्ट्रेस पे रहेंगे, ये मैं अपनी वाइफ़ से भी कहता हूँ, मेरी वाइफ़ का भी होता है कि नहीं, आज मैंने जो काम स्टार्ट किया वो आज ही खत्म करना है। नहीं, रिलैक्स करें। आपने आज स्टार्ट किया है, आप करें। माइंड को अपने लिए प्लान करें कि माइंड को कहें कि हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं तो वो मेरा उसका सवाल का जवाब देना कि वो डॉक्टर की बात अगर सुनेंगे वो तो नहीं भी होगा, उसका उसका कैसे ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें कि नहीं है तो नहीं करेगा, होगा तो करेगा करेक्ट। तो आप मेडिसिन देखिए, मेडिसिन डॉक्टर भी है ना, मेडिसिन ये नहीं पहली मीटिंग में मेडिसिन नहीं देते। तो जो पहले में देते हैं वो ठीक नहीं है। वो या तो उसको लग रहा है कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। वैसे मेरे डॉक्टर ने जो मुझे कहा था कि आप पहले ये जो एक्सरसाइज़ेज़ करें, एक्सरसाइज़ पे आएँ, फिज़िकल पे आएँ। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना शुरू करते हैं। और मैंने करना शुरू कर दी। अब चूँकि मैं अगर आईटी पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं टेक्निकली ना बहुत आउटडेटेड हो चुका हूँ। मैंने डेवऑप्स पढ़ना शुरू कर दी। मुझे डेवऑप्स में इंटरेस्ट नज़र आया। मुझे यूनिट टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग वो समझ में आए, मुझे वो अच्छे लगे। मुझे उस पे पसंद आया ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पसंद आए। एआई के जो मैं बात करूँ 2080 जब एआई इतना लोग नहीं बोलते थे तब मैं वो चीज़ें समझ आई। तो जब मैंने वो करना शुरू किया मेरे पास टाइम तो था क्योंकि मैं ओएसडी था। मेरा टाइम था मैंने लगा दिया टाइम उस पे। अब जब लगाया उसके बाद फिर मैं 3 कंपनीज़ में गया इंटरव्यू देने क्योंकि मैंने अफ़सोस से सोच लिया मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जॉब छोड़ने से बेहतर है कि नहीं बेरोज़गारों से बेहतर है किसी दूसरी जगह चला जाए। जितनी देर में वो होगा तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। फाइनेंशियली भी आएगी और ये भी आएगी। तो मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए। ये मैं बात करूँ नवंबर 2020 की। अ, जो नवंबर में और अंटिल अक्टूबर 2020 मैंने मेरे ख़्याल मुझे याद है 8 या 9 इंटरव्यू दिए होंगे और मैं एक में भी क्लियर नहीं हुआ था। और 1-2 मुझे याद है कि मैंने इतनी बोंगियाँ मार के आया था कि मैं आज भी सोचता हूँ कि यार मैं हारिस मेरे उस वक़्त मैं 20 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हारिस व्हाट ये 19 प्लस ईयर के एक्सपीरियंस ये बातें करते हैं। लेकिन जब वो अगले में 3 इंटरव्यूज़ दिए, तीनों से क्लियर हुए और तीनों बहुत अच्छी कंपनीज़ थी, पाकिस्तान की बहुत अच्छी टॉप कंपनीज़ थी। उनमें से एक मैंने चूज़ कर ली, वहाँ चला गया। अब वो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आके मैंने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ सेट की। उन बाउंड्रीज़ को मैंने आज तक कर रहा हूँ और डिप्रेशन से निकला। डिप्रेशन के बाद एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद पोस्ट डिप्रेशन जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक भी कहते हैं। वो वो भी टाइम गुज़ारा। वो टाइम मैंने 6 महीने गुज़ारे हैं। वो 6 महीने बड़े वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ देते। क्योंकि अब मेरी बॉडी कह रही है, मेरा जिस्म कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि डिप्रेशन नहीं है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो मुझे आफ्टर शॉक्स अभी भी हैं। तो वहाँ पे ना मुझे कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन मैंने जब उस पुरानी आपने मेडिकेशन की थी कि मेडिकेशन नहीं की मैंने। मेडिकेशन मुझे डॉक्टर ने बहुत दफ़ा कहा मैंने कहा मेडिकेशन पे नहीं जाना मैंने। मैंने ट्राई करना है, मैंने सेल्फ करनी है, सेल्फ ये थेरेपी। ऑप्शनल होता है या फिर मेडिकेशन देखिए डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस स्टेज पे बैठे हो। अब मेरी कंडीशन ये नहीं थी कि मैं सुसाइडल सोच लूँ, लेकिन मुझे हर चीज़ बुरी लगती थी। मुझे खाना-पीना जो मैं चीज़ें मैं बड़े शौक से खाता था ना, वो भी खाना छोड़ दी थी मैंने। मेरी खुराक खत्म हो रही थी और वज़न बढ़ रहा है मेरा। ये खाना-पीना छोड़ रहा हूँ, वज़न क्यों बढ़ रहा है? यही बड़ी अजीब सी मुझे लग रहा था मुझे डायबिटीज़ तो अब ख़्याल क्या आता है, इसके सिम्पटम ऐसे ही आ रहे हैं ना कि बाजू में दर्द हो रहा है, बाजू सुन्न हो रहे हैं, फारिज अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो मैंने अपने एक बाउंड्री सेट कर ली। मैंने कहा ये अच्छा मेरा जो रीज़न है ना वो ये है कि जब मेरे पे कोई बंदा शाउट करता है ना, तो मैं सबमिसिव हो जाता हूँ। अब मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। या तो मैं अगर कोई शाउट करे मैं गलत हूँ या सही हूँ मैंने उस पर मेल लिखनी नहीं, मेल नहीं लिखनी। उसको मैं उसी उसी टोन में वापस रिटेलिएट करूँ। अच्छा। जो कि मैंने देखा था कई लोग कामयाब भी हैं इस तरह। लेकिन मेरी नेचर का पार्ट नहीं था। दूसरा तरीका ये था कि मैं मौका ही ना दूँ। लेकिन आप एक इंसान हैं, आप कभी मौका ना भी दें, कहीं न कहीं चीज़ आपसे बॉल ड्रॉप हो ही जाती है, ठीक है? तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैंने कहा अगर कोई मैंने मौका दिया है किसी को, तो फिर मुझे उसको अच्छे तरीके से मान लो कि ये गलती मेरी है, लेट मी फिक्स इट। फिक्सेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्सेशन मैं करके दूँगा। लेकिन अगर कोई बंदा नाजायज़ मेरे पे चढ़ाई कर रहा था, फिर उसको एक बड़े काम तरीके से, अच्छे तरीके से शट अप कॉल देनी है और मैंने दी।
तो इसी चक्कर में हुआ ये कि जब नया मैं वो कंपनी में गया 6 महीने का जो मेरा टाइम था, उसमें मेरे साथ चूँकि मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक टाइम से गुज़र रहा था, ट्रॉमा मेरा अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैंने उसको जब मुझे मौका मिला ना, तो ऐसा वो मैंने जो कहते हैं ना बफर ज़ोन जिसे कहते हैं, वो टाइम गुज़ारा उस 6 महीने उस कंपनी में। 6 महीने बाद ना मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी जो है ना, मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं कंपनी का भी नुकसान करूँगा, अपना भी करूँगा। क्योंकि उनका मॉडल और मेरा मेरा मॉडल डिफरेंट था, वर्किंग मॉडल। मैंने कहा कुछ अपनी लाइक माइंडेड कंपनी में हो। तो मुझे यहाँ सिस्टम से बातें चल रही थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैं आ गया। अब चूँकि वो बफर ज़ोन में मैंने पोस्ट स्ट्रेस और कहा, यहाँ पे सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे काम का बहुत फ़ास्ट पेस्ड है। लेकिन चूँकि वो मैं एक सारा ट्रॉमा गुज़ार चुका था, मैं इतना आदी हो चुका था कि अब मुझे आप 12-13 घंटे भी काम करा लेते थे ना, मैं फ्रेश होता। मैं अब आजकल चाइना टाइम पे काम करता हूँ, सुबह 6 बजे काम करता हूँ और इस टाइम भी आप देखें मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। और तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि काम का लोड मुझे तंग नहीं कर रहा था। मुझे काम के करने का तरीका है। आपको बॉस सपोर्टिव हो ना, आपकी बॉस आपकी बात सुनने वाला हो, आपकी बात है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं आप सबको ये कहता हूँ कि यार अपनी टीम को कहता हूँ कि यार आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, कल आप यहाँ पे बैठोगे। तो आपको मैं ऐसा बना के लाऊँगा कि आप एम्पैथेटिक हो। नॉर्मली एक वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रेज़ सुनते होंगे कि पुट योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज़। मैं इसको थोड़ा-सा और बोलता हूँ, पुट योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज़ एंड वॉक अ माइल। देखिए, मैं आपके जूते पहनता हूँ, आपके जूते में कील बुरा हुआ है, जूते पहन के बैठा रहूँगा और फिर कहूँगा हाँ यार क्या मसला है तुम्हें, क्या मसला है? मेरे बॉस थे वो कहते थे कि यार हारिस मेरी सीट पे आके देखो, बैठो। सीट पे आके बैठने से कुछ नहीं होता। मैं आपका कील वाला जूता पहन के 1 किलोमीटर चलूँगा, पता चलेगा आपको क्या चुभन हो रही है, तब तक मुझे फ़ील नहीं होगा। मैंने डेवलपर एक इंटरनी लेवल से लेके प्रोग्राम मैनेजर तक आया हूँ, तो मुझे पता है कि इंटरनी के क्या मसाइल होते हैं। मुझे पता है एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं, एक सीनियर के क्या होते हैं, प्रिंसिपल के क्या होते हैं, एपीएम के क्या होते हैं, पीएम के क्या होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर क्या होते हैं। तो मुझे जब एक एलिवेट करके आएँगे ना आप, तो आपको सबके मसाइल पता होंगे। अभी कोई जूनियर बंदा मेरे पास आता है ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं उनके बड़े तसल्ली से बात सुनता हूँ। आपके मसले जेन्युइन हैं, जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, करता भी हूँ। मेरे सिर्फ एक आइडिया आ रहा है कि आप जितना माशाल्लाह इस स्टेज पे आप हैं, आपको मतलब कोई ऐसी छोटी-सी कम्युनिटी नहीं फ़ॉर्म करनी चाहिए लीडर्स की इंडस्ट्री के जो इस स्टेज के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए भी और उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, आई थिंक दिस ये वुड है। बी अ वेरी गुड मैंने स्टार्ट किया था, एक इनिशिएटिव की है, सिस्टम में मैंने एक ट्रेनिंग की है, ये डिप्रेशन को काउंटर करने की। इसके अलावा जो डिप्रेशन का एक और रीज़न, जो प्रेशर लेने का रीज़न होता है ना, वो हमारे यहाँ आता है कि हमें एक चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में भी एक चीज़ सिखाई नहीं जाती और ये हमें बचपन में नहीं सिखानी चाहिए ये चीज़। अब हम तो सिखा रहे हैं हमारी जेन ज़ी तो हम बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन हम जेन एक्स के लोग जो है ना, वो नहीं आती। हमें एक चीज़ होती है, हमें नो कहना बड़ा मुश्किल होता है। हम नो बड़ी मुश्किल से कहते हैं। हमें कोई कहते हैं ना कहाँ है, अब हम हमारे लिए बस में हो ना हो, हम कहते हैं नो, नो नहीं कह सकते। ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन जेन ज़ी के बच्चे देखते हो ना, वो कहते हैं नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कह दूँ कि भई आप वीकेंड पे काम कर लो विदाउट एनडब्ल्यूडीए, नॉट पॉसिबल। आप हमें वीकेंड अलाउंस देंगे? नहीं देंगे तो फिर सॉरी। हम ये नहीं करते थे। हम कहते हैं नहीं यार, ये हमारा अपना काम है। ये हम इसको इस तरह से अज़्यूम करते थे कि ये बिजली का बिल आपके घर आया हुआ है, इसको पे करना ही करना है, हमारे घर का बिजली का बिल है या जेन ज़ी ये नहीं सोचती एंड दे आर राइट। शायद उनकी लाइफ़ हमसे थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो, जो हमने गुज़ारी है। वो इतनी इस पेन में ना जाएँ। तो मैं ये और बड़े मसले हैं वैसे हाँ, और मुझसे लगा ये अच्छी चीज़ हुई है ना, मैं अच्छी चीज़ अप्रिशिएट करनी तो चाहिए। वो मेरा ख्याल अच्छी लाइफ शायद ना गुज़ारें। मेरी जो ट्रेनिंग मैं अपने कंपनी में दी हुई है, सिस्टम में भी दे चुका हूँ मैं। एक है आर्ट ऑफ सेइंग नो, कि कैसे अपना आर्ट हैंडलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, क्योंकि हर बंदा डिफिकल्ट मैं अगर मेरी वाइफ़ से पूछेंगे ना, तो उनके हिसाब से सबसे बड़ा डिफिकल्ट बंदा मैं हूँ। और अगर हो सकता है मैं किसी और के लिए डिफिकल्ट हूँ और किसी कोई मेरे लिए डिफिकल्ट हो, हर एक बंदे के, तो उसका एक मैट्रिक्स बनाया जाता है कि कौन कितना ओपन है, कितना आपने स्मार्ट। वाइफ़ का ज़िक्र किया, थोड़ा पर्सनल बात है लेकिन ऑब्वियसली उस डिप्रेशन फ़ेज़ में उनका रोल कैसा रहा? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखें, यहाँ इनिशियली देखें, वो उनको भी तो वो भी तो मेरी तरह थी, जब वो भी डिनायल में थी, मैं भी डिनायल में। जब मैं कहता था कि मुझे ये हो रहा है, तो वो बड़ा ज़्यादा वो भी कहती थी। वो शुरू में मैं कहते हैं कह रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि छुट्टी पे भी गया हूँ, छुट्टी पर उसके बाद मैं 2018 के बाद से आज तक 2025 आ गया है, हम कभी वेकेशन पे नहीं जा सके। मैं अभी जब भी वेकेशन पे जाने की बात करता हूँ, मेरी वाइफ़ कहती है, "नहीं हारिस, ओह! ये वो एक्सपीरियंस हमारी बड़ी बदतरीन वेकेशन थी।" 7 साल हो चुके हैं इस बात को। फिर मैंने ये मैं तो ये तो खुद इटसेल्फ दी डिप्रेसिंग बात है। हाँ, नहीं है, लेकिन इसका हल मैंने निकाला। मुझे एक और भी एक फ़ोबिया है, जो कि जिसको बताता हूँ ना वो हँसता है, एंड आई होप कि जो भी सुनेगा वो हँसेगा। मुझे बड़ा फ़ोबिया, मुझे पहाड़ों का फ़ोबिया है। अच्छा, मुझे आप जहाज़ में बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगवा लें, अच्छा। मैं नहीं डरूँगा। और बाहर से लेकिन मुझे पहाड़ पे आप यहाँ से शिमला पहाड़ी पे चढ़ा देंगे ना, तो मेरी एंग्ज़ायटी चला देगी। और मेरी वाइफ़, जब मैं कश्मीर जा रहे थे, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कश्मीर गया था। और मेरी वाइफ़ जो है ना, मुझे देख के ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि मैं आगे बैठा था जीप में और मैंने यूँ पकड़े बैठा था, मेरा साँस यूँ था। कहती है आपकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा तुम्हें अच्छा, मेरी वाइफ़ को नॉर्दर्न एरिया घूमने का बहुत शौक है। हुँ। तो मैंने कहा एक फाइन,
पिछले 7 सालों में वो मेरे ख्याल में 6 या 7 दफ़ा वो नॉर्दर्न एरिया अपने फ्रेंडों के साथ या कोई बच्चों के साथ घूम के आई है, मैं नहीं गया। हुँ, तो मैंने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं जाओ इधर जाओ डर निकलेगा, मैंने कहा डर की बात नहीं है। एक तो डर अगर होता तो मैं शायद वो कश्मीर का ट्रिप ही काफ़ी था मेरे लिए, क्योंकि हम जिन इलाकों से होके आए थे, मड़ंग के इलाके तक गए थे। तो वो इलाके मेरे वापस आने के लिए डर खत्म है। जो वापस वापस आके जो ट्रॉमा मैंने गुज़ारा है 13 और 14 और 15 अगस्त का, वो मेरे आज तक यानी इतना मैं उस डिप्रेशन के फेज़ से। लेकिन मुझे एक बताएँ कि मुझे पर्सनली मैं समझता हूँ कि जैसे वो इलॉन मस्क का एक है कि वो कहता है कि मैं बचपन में अंधेरे से डरता था। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा ये तो अंधेरा तो बस एब्सेंस ऑफ फोटॉन्स है, लाइट नहीं होती तो अंधेरा हो जाता है। तो मैं उस तरह से उसको समझ के तो फिर उसका खौफ चला जाता है। तो क्या आप इस स्टेज पे हैं ज़िंदगी की जहाँ आपने ज़िंदगी इतनी देख ली है, तो आपने डिप्रेशन भी जो है ना उससे भी बाहर रिकवर किया है, तो फिर पहाड़ का डर क्या चीज़ है? छोटा-सा है ना बिल ये, हाथ लेकिन फेरते फिर नहीं, नहीं लेकिन वो कोशिश करेंगे नहीं, कोशिश नहीं कर ये कोई चीज़ है जिसमें कोशिश मैं खुद भी नहीं कर रहा। क्योंकि लेकिन मतलब ये तो कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अपने आप को दूसरा एक पुश चीज़ कर है कि हाँ, कर सकते हैं। अब मैं जो अगर अब इस वक़्त अच्छा फ़ोरम है, मैं एक मैनेजर्स को मशवरा देना चाहूँगा कि एम्पैथेटिक बनें और एवरीथिंग जो है ना वो आपका काम नहीं होता, आपके टारगेट्स नहीं होते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ और बड़ी मैं वो ओपन एग्ज़ाम्पल मैं हर जगह देता रहता हूँ। अ, 2022 में मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी हुँ, सितंबर में अक्टूबर में। 25 सितंबर को उसको स्ट्रोक हुआ और शी वाज़ माय यंगर सिस्टर, मुझसे तकरीबन कोई 5-6 साल छोटी थी वो। तो उसको स्ट्रोक हुआ। मैंने अपने और जो कस्टमर था हमारा वो बहुत डिमांडिंग था उस वक़्त। मैंने अपने जो ट्रैक लीडर को कॉल की, मैंने कहा सर ये मसला हो गया एंड आई एम फ्लाइंग टू कराची। और उन्होंने कहा कि हारिस एक काम करो, जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू योर कस्टमर, मुझे सीसी में रखो कि ये कंडीशन हो गई है और मैं आपको बता दूँगा जब मैंने अच्छा मैंने एक ऑफ़र की। मैंने कहा सर क्योंकि मेरे बॉस बहुत अच्छे अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, ही इज़ स्टिल वर्किंग विद मी। मैंने उन्हें कहा कि सर आप मैं लैपटॉप ले जाऊँ वहाँ पे काम पर? कहते नहीं, यू आर देयर टू अटेंड योर सिस्टर, लैपटॉप लेकर आ जाना। मैंने 2 हफ्ते तक वहाँ पे रहा हूँ। इवन बीच में मेरे सिस्टर की डेथ भी हो गई, मैं वापस लाहौर आया हूँ। लाहौर आके मैं लैपटॉप ओपन किया तो मैंने देखा कि मेरे मैनेजर ने अपनी टारगेट्स भी हिट हुए थे उसके, उसका वो भी हिट हुआ, क्रेडिबिलिटी भी, लेकिन उसने सारा प्रेशर अपने पे लिया। यानी नीचे क्या छोड़ें, उसने अपने ऊपर तक भी नहीं जाने दिया। हुँ। उसने नीचे किसी बंदे को तंग नहीं किया और मेरा इतना साथ दिया इवन कि मैं उसके ट्रैक से निकल के मुझे निकले हुए भी 2 साल हो गए हैं। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम और जब मैं उससे जब भी मिलता हूँ, मुझे कोई काम कहते हैं ना कि हारिस ये मेरे प्रोजेक्ट प्लान बनाने में हेल्प करो, मैं चाहे रात के 2 भी बज रहे हो ना, मैं करूँगा। ये चीज़ एम्पैथेटिक बनते हैं ना, तो आपको करते हैं, टीम आपको सपोर्ट करती है। 2 साल मुझे ये चीज़ मैंने सीखी उससे। तो आप अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं ना, तो मैंने अपने ट्रैक लीडर सीखी। तो 2023 में हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि जो कि एक गवर्नमेंट का फॉरेन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था और वो बहुत टाइट टाइमलाइन पे कमिट हुआ हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरी टीम जो है वो स्ट्रेस आउट है। मैंने अपनी टीम को बिठाया, मैंने कहा भई आप सब लोग अगर 25 टू प्लस की टीम थी। मैंने कहा सब आपके पास नवंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। आप एक पूल बना लो। आप सब अपनी-अपनी एनुअल्स में अवेल कर लो क्योंकि मुझे नहीं श्योर कि मैं आपकी एनुअल अगले कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगा। तो उस वक़्त आप मुझसे लड़ने से बेहतर अभी कर लो। उस क्रिटिकल टाइम पे मेरी मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि हारिस आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर आपको डिलीवरी चाहिए? डिलीवरी मैं दे दूँगा। ये आप मुझे करने दें। और वो डिलीवरी के बाद ऐसा हुआ है कि जो उसका सपोर्ट पीरियड था जनवरी से लेकर मार्च तक का, उसमें मेरी टीम ने मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि आज आप लेट बैठो। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि एम्पैथेटिक होगे तो आपको रिटर्न भी एम्पैथी मिलेगी। रिगार्डलेस वो जेन ज़ी का है, जेन नेक्स का है या साइलेंट जनरेशन का है। वो आपको जब आप सो एम्पैथेटिक आपने जो अपना फिर डायग्नोसिस दोबारा चेक किया कि अब सिम्पटम्स निकल गए? इस सब पे निकल गया। अब मैं देखें मुझे माइग्रेन जो है पहले मुझे हफ्ते में 5 दफ़ा होता था। अब मुझे माइग्रेन महीने में 1 दफ़ा, वो भी बहुत कम रेयर होता है और उस इंटेंसिटी का नहीं होता। मुझे साँस के डिसऑर्डर भी खत्म हो गए हैं। मैंने अब जो चीज़ें अपनी लाइफ़ में ऐड की हैं कि मुझे मुझे पता चला कि मुझे जो मैंने फिर 2021 में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायद आप भी जानते होंगे कि अदील हाशमी, फैज़ अहमद फैज़ के नाम से। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो। तो उन्होंने 2021 के मिड में उन्होंने एक एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट की। तो मैं लिखता था, तो उन्होंने कहा कि हारिस सर आप आएँ ज़रा मेरे साथ ज़रा एक इसको वर्कशॉप वगैरह देखें। वीकेंड्स पे होती थी। मैं गया उनके पास, तो मुझे इंटरेस्ट नज़र आया, मैंने कहा ये थिएटर बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैंने उनके साथ मैंने मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा हारिस तुम थिएटर क्यों नहीं करते?
2021 से लेकर 2025 आ गया, मैं पैरेलल थिएटर में काम करता हूँ, अच्छा, एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा। मैंने और आदिल आशमी के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत सीखा, मेरे बच्चे भी उनसे उनके स्टूडेंट हैं। तो एक थिएटर प्ले में मैं अदील हाशमी के साथ ये शुएब हाशमी साहब मेरे जो थे उनके चचा थे, वो मेरे टीचर थे। तो यानी इस फैमिली के साथ मेरा बड़ा यानी रूहानी ताल्लुक है। तो एक स मुझे मैं प्ले में मैंने इनके सामने फैज़ अहमद फैज़ का रोल प्ले किया। उनकी दोनों साहबज़ादियाँ सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी। तो मुझे बड़ी सैटिस्फैक्शन मिली। फिर उसके बाद मैंने देखा ओह यार! मुझे लगता है मुझे ये काम करूँगा तो मेरी स्ट्रेस लेवल कम होगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि पेट्स एक ओन करो। मेरे घर में बिल्ली पाली मैंने, उसको मैंने केयर की, उसको ब खाना बॉयल करके मैं अपने हाथों से खिलाता था। मेरा डिप्रेशन कम होना शुरू हुआ, मुझे अच्छा लगा और उसके बाद फिर मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक हो गया था। अब मैं हर वीकेंड पे ना एक डिश बनाता हूँ मैं और बड़े एहतमाम से बनाता हूँ, पूरा किचन गंदा करता हूँ, अच्छी तरह मैं अपनी वाइफ़ को भी किचन में घुसने देता। वीकेंड पे करनी चाहिए थी पॉडकास्ट, आप लेते आते कुछ पका के। सर आप ही को मतलब आप मेरे घर आए नहीं तो मैं किस आपकी पूरी आपकी टीम करूँ। अच्छा। तो मैं कोई खाना पकाता हूँ, उसके बाद उसको फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन पे मेरा अपना फ़ेसबुक पे पेज है हैरिस कुज़ीन के नाम से, उस पे मैं लगा देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा व्हाट्सएप लगाता हूँ। अब सब जो आप बात करते हैं ना, सब ये करते हैं, "यार तुम खाना बनाते हो तो बुलाते क्यों नहीं?" मैंने कहा, "खाना मैं बनाता हूँ अच्छा अपनी।" क्या बनाते हैं? मैं मीट की कोई भी चीज़ हो मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं हलीम बहुत अच्छा बना लेता हूँ, अच्छा। पाए, बिरयानी हर तरह अगर मीट है ना, हारिस इज़ देयर क्योंकि मैंने कोलेस्ट्रॉल हाई होने के बावजूद भी मीट नहीं छोड़ा। और फिज़िकल आपने कहा कुछ एक्सरसाइज़ेज़ मैं जॉगिंग करता था। मैं अब नहीं करते? अब नहीं करता, अब जब से मैं दोबारा वर्क फ्रॉम होम किया मैं छोड़ दिया है और मेरी वाइफ़ मुझसे सबसे ज़्यादा इसी बात पे नाराज़ है कि वाइफ़ आपने ये चीज़ छोड़ी है। तो थिएटर करना देखिए ये चीज़ें थिएटर करना मैं इतने टफ बिज़नेस ऑफ़िस रूटीन में से मैंने अपने ऑफ़िस वालों को कहा हुआ है, मेरे एचआर को भी पता है, मेरे बॉस को भी पता है कि हारिस थिएटर करता है। तो मैंने कहा कि भई महीने साल में 3 दफ़ा थिएटर तो करता हूँ। थोड़ी एक्टिंग करके दिखाएँ ना किसी चीज़ की। आप क्या आप करना चाहेंगी? कोई भी आपका रोल कोई भी हाँ, तो एक है मेरा साजिद हसन मंटो में बना था, एक प्ले में। तो साजिद साहब जो है ना वो पेन दिख रहे हैं। साजिद साहब सिगरेट पीते हुए कहते हैं कि अदब हरगिज़ हरगिज़ फ़हश नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि अदब फ़हिश है, तो आपको अपनी सोच और अपनी उम्मीदों के धारे बदलने की ज़रूरत है। आप लोग मुझसे समझते हैं कि मैं फ़ाहिश चीज़ें नहीं लिखूँगा। मेरा लिखना एक काली तख्ती पे चॉक की तरह है, जो कि नुमायाँ करती है। काली तख्ती को मैं सफ़ेद चॉक से लिखता हूँ ताकि तख्ती और नमक उसका कालापन नुमायाँ हो। मैं माशरे को उसका चेहरा दिखाता हूँ। मेरी लिखा उम, आईना है और आईना में अगर आपकी अपनी शक्ल बदसूरत है, तो उसमें आईने का कसूर नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये मैंने किया था मैं ये स्टेज पे आप स्टेज पे किया था मैंने और इसमें ये था कि इसका थीम ये था कि आप कुछ रिलीजन का भी ज़िक्र कर रहे थे। जी, रिलीजन का, तो रिलीजन की भी बड़ी मज़ेदार हो जाता हूँ कि मैं हाँ, थोड़ा-सा अभी भी कई बार मेरी फैमिली जो है बड़ी बहुत ज़्यादा मज़हबी स्कॉलर्स हैं, मेरी फैमिली जो है, एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मज़हबी जमात है, उसके साथ 2 अमीर मेरे घर से निकले हैं। अच्छा, तो मेरे नाना भी आलिम दीन थे, मेरे नाना भी आलिम दीन थे। अच्छा, तो अब उस फैमिली में एक कम्युनिस्ट नज़रियात वाला बंदा वो मैं ही था, अच्छा, अकेला। पूरी फैमिली में नान को और दाद को मैं दोनों में से कम्युनिस्ट में ही था। तो यानी मैं बताऊँ अगर ये कोई अच्छी फ़ख्र वाली बात नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं जुम्मे की नमाज़ क्या ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ा करता था और मेरे घर वाले मुझे बहुत कहते थे। तो एक दिन मैं मेरी वाइफ़ की खाला हैं, मैं अपने कॉलम में भी उनको मेंशन किया हुआ है, मैं आज भी उनको कहता हूँ। उनके पास गया उन्होंने मुझे कोई वाज़ नहीं किया कि ये नमाज़ पढ़ा करो। उन्होंने कहा देखो हारिस दिन के ये 5 नमाज़ें हैं ना, ये सिर्फ़ तुम्हारा ना ये तुम्हारा टाइम है, ये किसी का नहीं है। ये अल्लाह को तुम्हारी नमाज़ की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, ट्राई करो। तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से ये मैं 7वाँ साल चल रहा है कि मैं नमाज़ की सिर्फ़ नमाज़ की पाबंदी करता हूँ और नमाज़ रोज़े की। बाकी जो शायर हो, कोई वज़ीफ़ा हो, कुछ भी नहीं करता मैं। लेकिन उससे मुझे लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ आई हैं। मैं डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ और फ़ोकस्ड जो नमाज़ का जो मकसद है ना, जो मुझे बाद में समझ आया कि अगर रूहानी पहलू तो बहुत सारे होंगे जो कि मैं नहीं जानता। क्योंकि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। लेकिन मुझे चीज़ नज़र आई है नमाज़ जो है फ़ोकस कराती है। आपको फ़ोकस और कंसंट्रेशन तो किसी भी डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हो तो आप दाएँ-बाएँ की चीज़ों से लाताल्लुक़ हो जाते हो। आपको कंसंट्रेशन आपको सिर्फ़ आपकी वो सजदे की जगह होती है। वो कंसंट्रेशन और फ़ोकस जो है ना, वो डिप्रेशन को रिलीज़ करता है। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ था। तो ये रिलीजन की तरफ से मैं गया था, उन्होंने मुझे कहा और हमेशा उनको मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझे साइड पे लेके आईं और मैं सही राह पे चला हूँ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये है कि इसमें जो रेमेडीज़ मैं आपको बता दी थी कि फ़ोकस, कंसंट्रेशन, अपनी मी टाइम दें,
रियलाइजेशन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन जब हो जाती है ना, तो आपने आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसके बाद फिर आपने ही करना है। अब आप देख लें, मैंने एग्जाम्पल दी आपको कि मुझे लिखने का शौक था, मैं लिखने खाने पकाने का शौक है। तो ये मैंने पूरे जो हफ्ते की जो मेरी होती है ना पेन, जो प्रेशर होता है, वो मेरा खाना पकाने में या कुछ लिखने में निकल जाता है। तो वो भी जब मैं मंडे को जाता हूँ, तो मुझे मंडे ब्लूज नहीं होते अब, पहले बहुत होते थे। मुझे लगता था वो होशियार में जाके फिर उस बंदे की शक्ल देखनी है, यार जाके मैंने फिर उस क्लाइंट की बातें सुननी है। ट्यूसडे को फिर मुझे वो उसकी स्टेटस मीटिंग में बैठना है। मुझे उस बंदे की शक्ल देखनी है, मुझे शक्ल देख के यार मुझे ये नहीं प्रॉब्लम होती थी। एक चीज़ जो है ना कि आप अपने लाइफ से ना एक चीज़ निकालें ना, तो आपकी लाइफ के अंदर 30% डिप्रेशन वहाँ से खत्म हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन होता है वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर और आपके इर्द-गिर्द के लोगों से होता है। आप नेगेटिव एनर्जी क्लियर होते हैं। तो जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम होती है ना, उनसे रिवेंज लेने के ना ख्याल दिल से निकालते हैं। मैंने जो इसको किया, इस तरह किया कि द बेस्ट रिवेंज इज टू लिव वेल। एग्ज़ैक्टली, तो मैंने इसको ये किया कि व्हेन वन ऑफ द गाय जिसने मुझे मेरी डिप्रेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, ही टॉक्ड टू मी आफ्टर 2 टू 3 इयर्स आफ्टर माय लीविंग द कंपनी। मैंने कहा कि हारिस, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प? ओह! तो इस टाइम पे ना मैंने अपनी वाइफ़ से कहा, तो वाइफ़ ने कहा कि हारिस, डोंट डू दिस। मैंने कहा व्हाई? कहते वो तुम्हारे पास आएगा, ही इज़ सीनियर देन यू, दोबारा वही तुम्हारी लाइफ़ आएगी। आई डोंट वांट टू यू गो देयर। सही। तो मेरी वाइफ़ कहती है कि मैंने बहुत सफ़र किया और शी हैज़ सफ़र्ड, क्योंकि में हमारे जो अगर मैं अपनी पर्सनल बात की थी, मैं इसको थोड़ा-सा और हाँ, आगे एक स्टेप वो और बात भेजूँ। रह गई कि वो तो कि वो हमारे ताल्लुकात बहुत हद तक खराब हो चुके थे। इतने खराब हो चुके थे कि हम लोग आपस से नॉन टॉकिंग टर्म्स तक जाने वाले थे। तो शी डोंट वांट टू गो देयर। तो कहती है, "हारिस, दोबारा ऐसा ना हो।" मैंने कहा देखो, अब मैं इतना ग्रो कर चुका हूँ इमोशनली और मेंटली, कि अब मुझे वो अगर वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर सकेगा। बस ट्राई मैंने की, बट वो गो थ्रू नहीं हुआ। लेकिन ट्राई मैंने की, लेकिन वो डिसीज़न लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उसको कहूँ कि नहीं तो उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि हाउ डू यू लुक बैक एंड सी योर वाइफ्स रोल इन दैट फेज़? अच्छा, मेरी वाइफ़ का स्टोरी ये थी कि ऐड कर रही थी डिप्रेशन में या हाँ, बिल्कुल कर रही थी। नहीं, नहीं एज़ इन बढ़ा रही थी या कम कर नहीं, बढ़ा रही थी, स्टार्ट अच्छा, इनिशियली, क्योंकि देखिए उसको भी मैं उसको भी इस बात का कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। उसकी वजह ये बताऊँ क्यों है? वो मुझे बात करती थी ना, तो मैं उसको इग्नोर करता था। मतलब एक एक डिप्रेशन की एक और सिम्पटम आपको बता देता हूँ, वो बड़ा मज़े का सिम्पटम है। अगर आप अपने फ्री टाइम का 40% और 50% आप मोबाइल पे सर्फ कर रहे हैं ना, रील्स देखने में, यू आर डिप्रेस्ड, और मैं हूँ अभी भी। मुझे अभी भी फ़ील होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, हुँ, गलत कर रहा हूँ। तो उसका तरीका है, व्हाट्सएप के अंदर एक होता है, फीचर होता है जो आपको बताता है कि आपका फ़ोन यूसेज कितना है, लास्ट वीक से कंपेयर करता है। आप उसको डिक्रीज़ करें। मैंने भी इसको जब वर्क फ्रॉम होम करता था, मैंने इसको करने का तरीका ये है कि मैं मोबाइल जो है ना अपने से थोड़ा दूर रखता हूँ। इतना दूर कि मेरे हैंड से रेंज से बाहर। मुझे इतना हो कि मुझे उसको पकड़ने में इरिटेशन हो, सही। ठीक है? तो उससे मैंने अपना आहिस्ता-आहिस्ता से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं भी इसमें इनिशियल स्टेज पे हूँ। तो मोबाइल यूसेज है ना, और ख़ास तौर पे रील्स जो हैं, रील्स हो गया है, ये आपकी इंस्टाग्राम हो गए, टिकटॉक हो गए, ये भी एक आपका डिप्रेशन कॉज़ है। इवन कि आप फ़नी रील्स देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। उसका भी ख़्याल करें। स्क्रीन टाइम कम करें। सुबह उठ के जब अगर आपको रात को आँख खुलती है ना, मैं क्या करता हूँ, आँख खुली, ओह! मोबाइल देखा, अरे यार बहुत टाइम है सोने का। सेंस ऑफ गुड फ़ील होता है, बिल्कुल होता है, बट इट्स रॉन्ग। मोबाइल मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ वो है जो अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? मैं कौन सा सही है। ह्यूमन है, जो कुछ चीज़ें अभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं, ये है, नहीं है। मोबाइल मैं रील्स बहुत देखता हूँ, मेरी वाइफ़ मुझे कहती है कि आप बहुत रील्स देखते हो, मैं अभी भी देखता हूँ। तो उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनको मेरा मशवरा है कि मोबाइल का यूज़ेज कम करें। अ, कई लोग डिप्रेशन के लिए सब्सटेंस यूज़ करते हैं। अल्कोहल यूज़ करते हैं, सिगरेट यूज़ करते हैं, आइस यूज़ करते हैं। मेरा उनको मशवरा है कि इसका टेम्परेरी चंद घंटों में मिनटों का फ़ायदा है, शायद नहीं। वेप की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वेपिंग मैंने पिछले 2-3 साल से स्टार्ट की है। तो मैं कभी-कभी लगा लेता हूँ, और वो भी तब जब मेरी कॉल चल रही हो, वरना नहीं। अभी मैं एक कस्टमर के साथ कॉल कर रहा था, तो मैंने वो वेप करा, तो वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। तो कहते हैं, "यार ये क्या चीज़ है?" मैंने कहा, "व एन्जॉय जस्ट जस्ट एज़ यू गाइस एन्जॉय, मैं आई एम एन्जॉयिंग।" तो उसने कहा, कहता है, "मैं इसका एडिक्ट हूँ, लेकिन बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा।" तो मैंने कहा कि यार मैं तो खाली पफ कर रहा हूँ। कहते फिर भी नुकसान है। एक केमिकल आप मुँह में लेके कर रहे हो, तो उसने उसके बाद सही थी, बट ये है कि ये एक टेम्परेरी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो सही प्रॉपर हीलिंग के लिए ना, आपको रियलाइज़ेशन, और फिर जो आपने अपनी लाइफ़ के कुछ उसूल बनाने हैं जहाँ पे आप गलत हो, कि आप कहाँ पे गलत हो, आप वहाँ गलत हो। नॉन नॉन 90% केसेज़ जो मैंने अपने देखे ना, जी 90% मिस्टेक्स मेरी अपनी थी।
जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यंग जनरेशन के लिए मेरा ये सजेशन है कि जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ख़ासतौर पर आईटी इंडस्ट्री में, और कि वो अपने काम पे फ़ोकस रखें और ये ना कहें कि भई हम ज़्यादा ये जो इस टैबू को दिमाग से निकाल दें, जो लेट सेटिंग करता है वो ज़्यादा मेहनत करता है। नहीं, ये गलत है। आप सुबह को ना 9 बजे आएँ, 6 बजे जाएँ, आप काम पूरा करके जाएँ, अगले दिन फिर आप आएँ, कोई मसला नहीं। प्रोग्रामिंग का मुझे पता है, मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, आप कहीं आप किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हो, आपको कहते हैं नहीं, ये करके ही उठना है। अब वो करके ही उठना होने वाला जो काम होता है ना, ये बड़ा तकलीफ़ होता है। कई दफ़ा मैंने देखा, एक दफ़ा मैंने जब प्योर एमडी में था, जावेद साहब और साहब बड़े इस बात के गवाह भी हैं, मैं बड़ा बुरा फँसा हुआ था। मैं अब जावेद साहब कह रहा, जावेद साहब की अगर आप जानते हो ना, जावेद साहब क्या होता है, वो कहते हैं कि यार ये हल्का-सा ये इस तरह कर लो बस खाली, 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं देते। हारिस इस तरह कर लो। अब वो 2 मिनट का काम नहीं, वो तो काफ़ी बड़ा क लंबा-चौड़ा काम होता है। अब जावेद साहब, मैं जावेद, फिर एक दिन जावेद साहब को मैं कहा, जावेद साहब मुझसे नहीं हो रहा। कहते हैं, ये ना कहना मुझसे नहीं हो रहा। एक काम करो, लॉग ऑफ करो, घर जाओ, कल सुबह आके करना। कल सुबह कह रहा हूँ, वाक़ई में वही सॉल्यूशन चल गया 5 मिनट्स। तो ये काम दिमाग से निकाल दें। आपने करना है तो करना है। मैनेजर का प्रेशर है, मैनेजर को आप हैंडल करें। मैनेजर को आप टेक्निक्स हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ को भी ये कहता हूँ कि आपको प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स, आपको आर्ट ऑफ सेइंग नो, ल बजाय इसके, देखिए मैं इंग्लिश हर कोई बोल लेता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में थे, इंग्लिश का कोर्स निकाल भी थे, बचपन से 16 साल हम इंग्लिश की पढ़ते ही आ रहे हैं। इंग्लिश कोर्स निकाल दें। आप उनको बिज़नेस कम्युनिकेशन सिखाएँ। आप उनको ईमेल राइटिंग सिखाएँ। आप उनको नो कहना सिखाएँ। आप उनको मुश्किल लोगों से मिलना, उनसे उनको डील करना, साइकोलॉजिकल से तरीके से सिखाएँ। कल्चरल अवेयरनेस सिखाएँ, क्योंकि अब हम ग्लोबल विलेज में बैठे हुए हैं। मैं कल किसी अफ्रीकन क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ, कल मैं किसी चाइनीज़ क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मैं चाइनीज़ के साथ बात क्या करूँगा, थाई के साथ। मैं आपको थाई की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि थाई की जब जा रहे थे हम लोग, मैं जब फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहा था, तो हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने एक ट्रेनिंग दी थी। कहते हैं, आपने जो थाई का जो किंग है, उसका कोई जोक नहीं करना उसपे। जिस तरह हमारे पे ब्लास्फेमी लग जाती है, वहाँ भी लग सकती है। तो हमें अगर ना पता हो, हम जाके हम लोग तो हैं ही पाकिस्तानी लोग, तो हम तो फैसलाबाद के और लाहौर के लोग तो कुछ जुत्तों के लिए मशहूर हैं। हम उनके बात पे कोई दुगन मारते हैं, कोई बंदा उसको फ़ील कर ले। तो ये कल्चरल अवेयरनेस सिखानी चाहिए, ये हमें सिखानी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरी यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त है कि आप ये चीज़ें सिखाएँ, ताकि हम मेंटल पे जो हेल्थ को भी प्रमोट करें, और हमारे जो आगे मेंटल पेशेंट्स हैं, वो कम से कम हों। देखिए, आप कोई सुराख लीक हो रहा है, उसको बंद करें। रादर कि आप वो मेंटल अनस्टेबल लोगों को मार्केट में ले आएँ। अनस्टेबल वर्ड ज़्यादा ही हो जाएगा। मेंटली आप स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग लोग आते हैं, उनको लेकर आएँ। आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी प्रेशर डाल-डाल के लोगों को मेंटल टॉर्चर देते हैं हम टीचर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम टेंशन देते हैं ऑफिस। फिर जब बंदे वो अब एक होता है कि एक और भी एक होता है कि जब एक विक्टिम्स होते हैं ना, वो जब वो उनकी, जैसा मैं एग्ज़ाम्पल बड़ी बड़ी फज़ूल सी एग्ज़ाम्पल है। जब एक बहू होती है ना, उसके साथ कोई सास ज़ुल्म करती है ना, जब वो सास बनती है, वो वही काम करती है। तो जिस दिन बहू जो है, वो कहेगी जो मेरे साथ हो गया, मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी ना, उस दिन होगा। तो अगर हम रोकें इस चीज़। इस चीज़ को रोकें, यहाँ पे फुल स्टॉप दें। अदरवाइज़ हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, जिस तरह मैं एक इस पे स्टडी पढ़ रहा था वॉरविक कॉलेज की, उसने कहा कि आई जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा जो है मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम का शिकार है। और आईटी के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के मैनेजरियल रोल्स है ना, वो ज़्यादा है। जैसा मेरे दोस्त थे डॉक्टर साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहता है, जिस कंपनी में आप काम इसमें कर रहा था पहले, कहता है उस कंपनी के बहुत सीनियर एम्प्लॉइज़ मेरे पास आके रो रहे होते हैं हुँ। कि हम कहाँ फँस गए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है? हम निकल भी नहीं पा रहे, और ये यानी वो एक मेंटल है, दूसरों की मेंटल हेल्थ पे एज़ अ कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, और खुद भी अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके तरीका यही है कि डॉक्टर से जाना शर्माएँ ना। और अगर कोई आपसे कहे ना कि मैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसा मैं हो गया था, एम्बैरेस हो गया, नहीं हूँ। मैं अभी भी ओपनली कहता हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ। साइकियाट्रिस्ट से मैंने ट्रीटमेंट लिया है। क्योंकि जब तक ये टैबू नहीं निकलेगा ना, जब तक कि आपका मैदे का मसला है, मैदे के डॉक्टर के पास जाके आप अगले दिन ऑफिस आके बताते हैं ना, यार कल मेरे मैदे का मैं फलाने डॉक्टर से साइन लेके आया हूँ, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर से लेके आया हूँ। तो आप ये नहीं कहते मैं फलाने साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूँ। मुझे याद है कि जब मैं अभी अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठा होता था, तो लोग एक-दूसरे से मुँह छुपा रहे होते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा अवेयरनेस आई है, लोग नहीं करते, अब जाते भी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है, मुझे बहुत मज़ा आया है। बहुत ही करेजियस और फ्लुएंट आपकी अप्रोच रही है एक्सप्लेन करने में सारी चीज़ों को। मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस संभव उन्हीं लोगों को समझ में लगेगी जो उसी वही बात है कि उसी सिचुएशन में हैं। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे उसको एंड करते हैं, काफ़ी कुछ कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया जी। बहुत इनकी बात में बहुत सी रिलेटेबिलिटी है। मैंने इनको ज़्यादा बात करने दी है क्योंकि इनके पास बहुत कुछ था बताने के लिए। बहुत से सवाल अभी रहते हैं, हम मज़ीद भी एक दो दोबारा भी बैठ सकते हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इनकी जो वी विल लिंक हिज प्रोफाइल इफ़ यू हैव एनी पर्सनल इश्यूज गोइंग ऑन और एनीथिंग रिलेटेड टू हिज एक्सपीरियंसेस। Feel free to reach out, and I'm sure he will be happy to help and channel you to the right kind of resources and directions to get out of that phase. तो बहुत शुक्रिया हारिस भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। टाइम का ही। और एक बात बताते तो ये कह दूँगा कि मैंने अपनी जर्नी जो है डिप्रेशन की, वो मैंने लिंक्डइन पे भी रखी हुई है। हाँ। इफ़ यू वांट टू सी इन उर्दू, तो आपको डेली उर्दू कॉलम पे हारिस मसूद के नाम से सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप लिंक्डइन पे आप मुझे अप्रोच करें और मैं आप लोगों को बिल्कुल हेल्प ज़रूर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।